एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम लोग अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 3, नेचर ऑफ सोर्सेज एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन। नाउ जिनको नहीं है पता, मैं फटाफट बता देती हूँ। तो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं बाय RS शर्मा, जो कि आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट ट्रस्टवर्दी बुक है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या यूपीएससी के अलावा किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री आपके सिलेबस का पार्ट है, तो ये पूरी सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, नेचर ऑफ सोर्सेज एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन। तो ये चैप्टर जो है ना, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर है। तो इस वजह से इसको हम लोग 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। जैसे आज हम लोग पार्ट 1 कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मटेरियल रिमेन्स, ये टॉपिक आज कंप्लीटली पढ़ेंगे। इसमें हम लोग समझेंगे एग्जैक्टली कौन से ऐसे मटेरियल्स थे, किन चीज़ों से हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता लगाया। अगर आपने पहले के 2 लेक्चर्स देखे हैं तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि एंशिएंट हिस्ट्री आपका वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड का हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, राइट। तो हम लोगों को एग्जैक्टली एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में इतनी डीप नॉलेज किस तरीके से है, वो किन किन मटीरियल से हमें पता लगा है, कैसे हम लोगों ने उसकी खोज की है, ये सारा कुछ हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिर आज जैसे आप लोग करेंसी यूज़ करते हो, तो पहले करेंसी कैसे डेवलप हुई, पहले जो राजा होते थे उनकी कैसी करेंसीज होती थी, क्या लोग एज अ कोलेटरल यूज़ करते थे, तो ये सारा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लोग कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर पार्ट 3 में हम लोग लिटरेरी सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे एंड पार्ट 4 आपका फाइनल पार्ट होगा, जिसमें हम लोग ये टॉपिक्स कवर करेंगे, फॉरेन अकाउंट्स, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, जो कि है मटेरियल रिमेन्स। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एंशिएंट हिस्ट्री जो है आपका वो टाइम पीरियड है जब लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था, राइट। लेकिन हमें अब एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानना था, तो कैसे जाना जाए। तो जो भी हमें मटेरियल्स मिले, अब मटेरियल्स हमें किस तरीके से मिले, तो जैसे सबसे पहले इसमें आर्कियोलॉजी एंड हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन। तो आर्कियोलॉजी के जरिए हमने पता लगाया कि पुराने समय के लोग किस तरीके के टूल्स इस्तेमाल करते थे, किस तरीके की पॉटरी यूज़ करते थे। जो फॉसिल्स मिले, जो भी हमें रिमेन्स मिले, वो हमें आर्कियोलॉजी के जरिए पता लगा है, ठीक है। फिर इनकी डेटिंग की गई है। डेटिंग का मतलब ये होता है आपका कि एग्जैक्टली हम लोग पता लगाते हैं कि ये जो फॉसिल है ये एग्जैक्टली कितना पुराना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सिमिलरली जो भी हम लोगों को पेंटिंग्स मिली हैं, जो भी हमने एग्जैक्टिवेशन की है, जहाँ से जो जो चीज़ें हमको मिल पाई हैं, वहाँ से हमने प्रॉपर ये रिसोर्स अपना कलेक्ट किया है एंड देन हमने एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर पूरा स्टडी किया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ, जिसमें पहला है हमारे पास आर्कियोलॉजी एंड हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आर्कियोलॉजी के जरिए हमें पुराने समय के टूल्स हो गया, फॉसिल्स हो गए, पॉटरी हो गए और जो भी रिमेन्स हो गए, ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं, ठीक है। तो आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है आपका? आर्कियोलॉजी का मतलब होता है खुदाई के मेथड, ठीक है। खुदाई करने से हमें जो पुराने समय के मटेरियल रिमेन्स मिले हैं, मटेरियल रिमेन्स का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपके हो गए टूल्स हो गए, बोन्स हो गए, फॉसिल्स हो गए, पॉटरी हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री को समझने में हेल्प करती हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आपका है रोल ऑफ आर्कियोलॉजी। अब आर्कियोलॉजी का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस, कितना बड़ा रोल रहा है एंशिएंट हिस्ट्री को समझने में। तो आर्कियोलॉजी की हेल्प से हमने क्या किया है, जितने भी हमारे मटेरियल रिमेन्स थे जो एंशिएंट, मिडिवल या मॉडर्न हिस्ट्री को बिलोंग करते थे, उनकी हमने स्टडी की है। खुदाई के जरिए हमें वो सारी चीज़ें मिली हैं जो मैंने आपको अभी बताई, टूल्स हो गए, बोन्स हो गए, फॉसिल्स हो गए, पॉटरी हो गए, फिर इनकी डेटिंग की गई है, ठीक है। नाउ जब मैं आपसे बोल रही हूँ एंशिएंट हिस्ट्री, तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो सबसे पहला जो टर्म आता है, जो सबसे पहला पीरियड आता है, वो है आपका प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब ये है जब हिस्ट्री आपकी इवॉल्व होनी शुरू हुई, उससे पहले का टाइम पीरियड किस तरीके का था, समझ में आया। तो प्री हिस्ट्री का मतलब होता है वो पीरियड जिसमें आपके पास रिटन सोर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। सिर्फ ऑब्जेक्ट्स हैं या रिमेन्स हैं, उनसे ही आपको समझना पड़ता है कि एग्जैक्टली वो टाइम पीरियड कैसा रहा होगा, ठीक है। तो इंडिया और जो दुनिया के प्री हिस्टोरिक साइट्स है ना, वो मेनली आपके वहाँ पे हमें मेनली फॉसिल्स मिले हैं, ह्यूमंस के, एनिमल्स के, प्लांट्स के और स्टोन टूल्स मिले हैं हमको, जो ज़्यादातर आपके हिली एरियाज में हो गए, माउंटेन एरियाज में हो गए और रिवर बैंक्स, हम लोगों को ये चीज़ें मिली हैं, ठीक है। और इन्हीं के रिमेन्स से, इन्हीं के जो अवशेष बच जाते हैं ना लास्ट में, उनसे हमने उस समय का क्लाइमेट कैसा रहा होगा, लाइफस्टाइल कैसा रहा होगा, इनके बारे में पता चलता है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं आपका कैसे हमें पता लगता है कि ये जो टाइम पीरियड है ये प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है ये हिस्टोरिक टाइम पीरियड है। तो प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो पहले प्री हिस्ट्री की बात करते हैं। तो प्री हिस्ट्री आपका वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड का हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, कोई भी चीज़ लिखित
रूप में हमारे पास नहीं है प्रेजेंट, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हमें इस पीरियड के बारे में कुछ समझना है तो हम वहाँ के आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो रहे हैं, जैसे कैसे टूल्स वो लोग इस्तेमाल करते थे, एनिमल के बोन्स हो गए, ह्यूमन के बोन्स हो गए, पॉटरी हो गए, केव की पेंटिंग हो गई, स्टोन टूल्स हो गए, तो ये तीन जो है ना आपके मेन सोर्स हैं जिनसे हमें प्री हिस्टोरिक टाइम का पता चलता है, ठीक है। नाउ अब ये जो तीनों सोर्सेज है ना, इनसे हमें ये पता लगा है कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड वाले लोग थे ना, वो ज़्यादातर आपके हंटर गैदरर्स थे। हंटर गैदरर्स का मतलब क्या होता है, एनिमल्स को हंट करते थे और खा जाते थे। ये लोग कोई सेटल्ड लाइफ के बारे में इनको पता ही नहीं था, ठीक है। सेटल्ड लाइफ जो है ना प्री हिस्ट्री में काफ़ी लेट जाके शुरू हुआ। कैसे प्री हिस्ट्री डिवाइड है इन 3 फेजेस में, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर कैसे ये जो टूल्स थे, पहले पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, फिर कैसे वो पत्थर थोड़े छोटे हो गए, फिर किस तरीके से इन लोगों ने एग्रीकल्चर की तरफ मूव किया, ये पूरा आपका प्री हिस्ट्री है। समझ में आ गया। नाउ हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री आपका वो पीरियड है जिस पीरियड का हमारे पास रिटन रिकॉर्ड जो है ना वो अवेलेबल रहता है। तो रिटन रिकॉर्ड से ना हम हमारे पास्ट के बारे में जान सकते हैं। समझ में आ गया। जैसे कोई इंस्क्रिप्शन हो गया, कोई टेक्स्ट हो गया, कोई बुक हो गया, कुछ भी किसी भी तरीके का, तो वो आपका हिस्ट्री हम मानते हैं कि उस पीरियड से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस पीरियड में ना हमारे पास इवेंट्स सारे लिस्टेड रहते हैं कि अच्छा ये इवेंट इस टाइम से शुरू हुआ था, ये इवेंट इस टाइम से शुरू हुआ था। जैसे मौर्यन एम्पायर है, मौर्यन एम्पायर अच्छा इस टाइम पीरियड से मौर्यन एम्पायर शुरू हो गया था। अच्छा गुप्ता एम्पायर है, गुप्ता एम्पायर इस टाइम पीरियड से शुरू हो गया। तो ये जो जितने मेजर इवेंट्स है ना, इन सब का रिटन रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल रहता है, ठीक है। इसमें आपके जैसे इंस्क्रिप्शन हो गए, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो, लिटरेरी टेक्स्ट हो गए, जो कि हमें बताते हैं कि किस तरीके के रूलर्स रहे हैं, कैसे राजा रहे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का रहा है, कौन सा रिलीजन वो लोग फॉलो करते थे और किस तरीके की सोसाइटी थी उस टाइम पे। समझ में आ गया। तो इन सब का एविडेंस है हमारे पास रिटन फॉर्म में। समझ में आ गया। तो दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री। अब इन दोनों के बीच का अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछूं तो इसका कोई रिटन सोर्स नहीं है हमारे पास, इसका सारा रिटन सोर्स है हमारे पास। इसके सोर्सेज क्या क्या है, फॉसिल्स, ह्यूमन, प्लांट, एनिमल, स्टोन टूल्स, ये इसके सोर्सेज हैं। इसके सोर्सेज क्या है, इंस्क्रिप्शन है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, टेक्स्ट है, इनसे हमें इनके बारे में पता लगता है। अब ये ज़्यादातर आपके हिली स्लोप्स हो गया, प्लेटिस हो गया, रिवर टेरेसेस हो गए, यहाँ पे हमें प्री हिस्टोरिक साइट्स देखने को मिलती है। यानी कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड वाले जो लोग थे ना, वो ज़्यादातर इन एरियाज़ में रहना पसंद करते थे। वेयर एज जो हिस्ट्री है आपकी, इसमें तो हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी देखने को मिलते हैं, मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत भरपूर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे आने वाले जैसे जैसे हम लोग एक एक चैप्टर पढ़ते जाएंगे, हम लोग ये चीज़ें डिस्कस करते जाएंगे। नाउ अब इसी का एक और टर्म है जो इसी से मिलता जुलता है, वो है आपका प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब होता है आपका ऐसा टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड का एविडेंस है हमारे पास कि लोग लिखना जानते थे, ठीक है। हमें पता है कि उस टाइम पीरियड के लोग लिखते थे, ठीक है, लेकिन वो जिस लैंग्वेज में लिखते थे ना, वो लैंग्वेज अभी तक हम लोगों ने डिकोड नहीं किया है, तो वो लैंग्वेज हम लोग अभी तक नहीं समझ पाए। जैसे कि ये देखो, ये आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक सील तरीके की है, जैसे स्टैंप नहीं होता हमारे यहाँ, वो मान लो फिलहाल के लिए, ठीक है। अब इस पे देखो ऊपर ये कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, कितने सिंबल्स यूज किए हैं, ये अभी तक हम लोग डिसाइफर नहीं कर पाए, यानी कि डिकोड नहीं कर पाए, इसको समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। जैसे वही इसमें एग्जाम्पल दे रखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो आपका प्रोटो हिस्ट्री को बिलोंग करते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इनकी द्वारा यूज की गई जो भी लैंग्वेजेस थी उसको हम लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद है आपका हिस्टोरिकल फेज। तो पहले आपका क्या आया, पहले दोबारा समझो यहाँ पे, पहले आपका आया प्री हिस्ट्री, राइट। प्री हिस्ट्री के बाद आता है प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में रिटन रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, प्रोटो हिस्ट्री में रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल है, लेकिन उसको हम लोगों ने अभी तक डिकोड नहीं किया है। इसके बाद आता है हमारे पास हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब क्या है कि इसका रिटन रिकॉर्ड भी अवेलेबल है हमारे पास और हम लोग इसको लिखना और पढ़ना भी जानते हैं। क्लियर है ये चीज़। नाउ अब हिस्टोरिकल फेज में जितने भी राजा आए आपके, जो भी आए आपके, वो सारे जो भी उन लोगों ने इंस्क्रिप्शंस यूज़ की, जो भी टेक्स्ट बुक्स है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, उनमें जो जो लैंग्वेजेस यूज़ की गई हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 3rd सेंचुरी BC में अशोका के इंस्क्रिप्शंस जो हैं लिखे गए थे। अब ये वो लैंग्वेज है, ठीक है, अशोका के इंस्क्रिप्शन में यूज़ किया गया है। इस लैंग्वेज को हम लोगों ने डिकोड कर लिया है। समझ में आ गया। तो हिस्टोरिकल फेज बेसिकली जिसका रिटन रिकॉर्ड है और उस रिटन रिकॉर्ड को हम लोग समझ भी पा रहे हैं। समझ में आया। इसके बाद आ जाओ इंपॉर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजी। हमारे लिए जो हम लोग खुदाई करते हैं, ये सारी चीज़ें पता लगाते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो कभी कभी क्या होता है ना, जो हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज मतलब जो भी हमारे पास रिटन एविडेंस है, जैसे कि कोई वैदिक या पोस्ट वैदिक कोई भी बुक्स हैं, कोई भी स्क्रिप्चर्स हैं, कुछ भी हैं, तो कई बार हमें ऐसा देखने को मिला है कि उनमें ना काफ़ी सारी चीज़ें ना एग्जैजरेट करके लिखी होती है, बढ़ा चढ़ा के लिखी होती है। तो आर्कियोलॉजी के ज़रिए ना हम लोग एक साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं, जो कि उन चीज़ों को क्रॉस चेक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस वजह से आर्कियोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। दूसरा है आपका, जो हमें
एग्जैक्टिवेशन यानी कि खुदाई करने से जो हमें फॉसिल्स मिलते हैं, सीड्स मिलते हैं, पोलन ग्रेन्स मिलते हैं, एनिमल बोन्स मिलते हैं, उनसे हमें उस समय का क्लाइमेट किस तरीके का था, समझ रहे हो, किस तरीके का इन्वायरमेंट था वो समझ में आ जाता है। सिमिलरली किस तरीके के टूल्स, जैसे कोई टूल हमें मिला है, ठीक है, एग्जैक्टिवेट करके, अब उसकी हमने डेटिंग करा है, हमें पता लगा अच्छा ये इतना पुराना टूल है, तो उस समय के लोग इस तरीके के टूल्स इस्तेमाल करते थे, इस तरीके का फौना रहा होगा, फ्लोरा रहा होगा, इस तरीके की ह्यूमन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे होंगे। ये सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं आर्कियोलॉजी से, ठीक है। तो बेसिकली प्री हिस्ट्री क्या है, नो राइटिंग, कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। प्रोटो हिस्ट्री क्या है, रिटन रिकॉर्ड है बट वो अनडिसाइफर्ड है, अभी तक हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं, जिसमें एग्जाम्पल किसका है, हड़प्पन और चालकोलिथिक एज का, ठीक है। फिर आपका हिस्ट्री, तो हिस्ट्री आपका वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड का रिटन रिकॉर्ड भी है हमारे पास और उन रिटन रिकॉर्ड्स को हम लोग समझ भी पा रहे हैं, समझ में आ गया। फिर है आपका मटेरियल रिमेन्स इन एंशिएंट इंडिया, मतलब कि एंशिएंट इंडियंस ने क्या छोड़ा था, ठीक है। तो पुराने इंडियंस ने अपने पीछे बहुत सारे मटेरियल रिमेन्स यानी कि चीज़ों के निशान हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, स्ट्रक्चर हो गए, वो सारी चीज़ें छोड़ी हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिखा रखा है आपका टेम्पल साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया के जो स्टोन टेम्पल्स हैं, ईस्टर्न इंडिया के ब्रिक मोनेस्ट्रीज हैं जो आज भी खड़े हैं एकदम ठीक ठाक, ठीक है, जो ये बताते हैं हम लोगों को कि उस टाइम के लोगों का बिल्डिंग एक्टिविटी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि ज़्यादा रिमेन्स हमें कहाँ मिले हैं, इनमें से जितने भी रिमेन्स हमें मिले हैं ना एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड, वो आपके ज़्यादातर ज़मीन के नीचे मिले हैं, दबे हुए मिले हैं, ठीक है। माउंट्स का हिंदी मतलब होता है टीला। टीला का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे कुछ आपका ऐसे कर्वी कुछ एरिया है और यहाँ नीचे हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिली हैं, ठीक है। तो अब इस माउंट के भी ना टाइप्स होते हैं, जैसे कि पहला है आपका सिंगल कल्चर। सिंगल कल्चर का मतलब होता है आपका एक ही कल्चर का एविडेंस मिलता है उस माउंट से हमें, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए एक है पेंटेड ग्रेवेयर, तो कहीं पे हमें पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर दिखता है, कुछ कहीं कहीं पे हमें सतवाहना कल्चर दिखता है और कुछ सिर्फ आपका कुषाण कल्चर दिखता है, तो ये हमें सिंगल कल्चर माउंट से मिले हैं। फिर आपका मेजर कल्चर माउंट, तो यहाँ एक कल्चर डोमिनेट करता है और दूसरे कल्चर सिर्फ सेकेंडरी रोल में होते हैं आपके, ठीक है, छोटे छोटे। तो एक कल्चर डोमिनेटिंग है, बाकी छोटे छोटे अदर कल्चर्स हैं, ठीक है। तो मतलब आपका एक कल्चर का इम्पैक्ट जो है ना वो ज़्यादा है, बाकी और कल्चर का थोड़ा कम है, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है कि एक माउंट मिला है, वो डोमिनेट करता है कुषाणा रूलर्स के द्वारा, लेकिन उसमें हमें अदर कल्चर के भी थोड़े थोड़े जो इंस्टिंक्ट है वो देखने को मिले हैं। फिर आपका मल्टी कल्चर, तो मल्टी कल्चर मतलब यहाँ एक के बाद एक कई सारे इंपॉर्टेंट कल्चर्स मिले होते हैं, कभी कभी ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप भी करते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए जैसे हम लोग रामायण और महाभारत इन दोनों का कॉन्टेक्स्ट जो है ले सकते हैं, दोनों कहानियों में अलग अलग जनरेशन और कल्चर्स का जिक्र कर रखा है, ठीक है। तो बेसिकली आपके जब आर्कियोलॉजिस्ट ना ऐसे माउंट्स को एग्जैक्टिवेट करते हैं, खोदते हैं उनको, तो उन्हें अलग अलग लेयर्स मिलते हैं जो बताते हैं कि कैसे एक के बाद एक कल्चर्स कैसे डेवलप हुए, किस तरीके के मटीरियल उन लोगों ने यूज़ किए हैं, कैसी चीज़ें यूज़ किए हैं और उनका लाइफस्टाइल बेसिकली किस तरीके का था। तो बेसिकली हमें एंशिएंट इंडिया के टाइम के हमें टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, मोनेस्ट्रीज देखने को मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा नॉलेज एंशिएंट इंडिया के बारे में हमें किस चीज़ से मिलती है, माउंट से मिलती है ये चीज़। इसके बाद आ जाओ इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जैक्टिवेटेड माउंट्स, तो बेसिकली वही जो मैंने आपको बताया, माउंट्स के जरिए हमें कैसे सक्सेसिव कल्चर रहे हैं ये पता चलता है हमको। ये हमें बताते हैं कि उनकी लाइफ एग्जैक्टली किस तरीके की रही होगी, कैसे उनका कल्चर जो है इवोल्यूएट हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो बेसिकली माउंट्स क्या है, बरीड आइटम्स हैं, बरीड रिमेन्स जो हमें मिले हैं, जो कि 3 तरीके के हैं, सिंगल कल्चर, मेजर कल्चर जहाँ पे एक कल्चर डोमिनेट करता है, और तीसरा आपका मल्टी कल्चर जहाँ पे कई सारे कल्चर जो है ओवरलैप करते हैं। समझ में आ गया। ये बेसिकली इन लेयर्स को स्टडी करने से ना हमें हिस्ट्री में किस तरीके के कल्चर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुए ये पता चलते हैं। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, एग्जैक्टिवेशन मेथड इन आर्कियोलॉजी। अब मैंने आपको बताया आर्कियोलॉजी के जरिए हम लोग खुदाई करते हैं डिफरेंट लोकेशंस की, और वहाँ से हमको पता लगता है कि अच्छा ये चीज़ें हैं, ये मटीरियल्स हैं, लेकिन वो किन मेथड से किया जाता है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि 2 मेजर हैं। तो पहला है आपका वर्टिकल एग्जैक्टिवेशन। तो वर्टिकल एग्जैक्टिवेशन में ना यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पे था माउंट हमारा, ये रहा, इसमें ना सीधा नीचे की तरफ ऐसे खुदाई की जाती है। समझ में आ गया, ऊपर से डायरेक्टली नीचे, ठीक है। इसका पर्पस ये होता है कि अलग अलग पीरियड्स के जितने भी सीक्वेंस रहते हैं ना वो हम लोगों को समझ में आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो एग्जैक्टिवेशन है ना, ये सिर्फ एक ही पर्टिकुलर साइट पे किया जाता है, ये पूरे साइट तक नहीं होता। जैसे कि ये आपका माउंट है, तो ये सिमिलरली एक ही तरफ किया जाएगा, एक ही साइट को खोदा जाएगा। समझ में आ गया। तो इससे ना हमें क्लियर क्रोनोलॉजी समझ में आ जाती है, सीक्वेंस समझ में आ जाता है कि जैसे देखो ऊपर से हम लोगों ने खुदाई करनी शुरू कर दी, तो हमें जैसे टॉप में हमें कुछ मिल गया, फिर कुछ मिल गया, फिर कुछ मिल गया, फिर कुछ मिल गया, तो इससे हमें क्रोनोलॉजी
क्रोनोलॉजी और सीक्वेंस पता लगे कि अच्छा पहले ये वाला कल्चर आया है, देन ये, देन ये, देन ये, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमें चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। इसके बाद आ जाओ हॉरिजॉन्टल एग्जैक्यूएशन। तो जैसे आपका वर्टिकल इस तरीके से था, हॉरिजॉन्टल आपका इस तरीके से होता है। तो इसमें क्या किया जाता है ना, जितनी ये जैसे वर्टिकल वाले में तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को हमने कर दिया, ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में पूरे लेंथ, पूरे एरिया को हम लोग कर देते हैं एग्जैक्यूएट, ठीक है। तो इसमें होता क्या है ना, इसमें माउंट का एक लार्ज एरिया जो है उसको हम लोग एग्जैक्यूएट करते हैं, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के टाइम का ना पूरा कल्चर हमें को समझ में आने लग जाता है। जैसे कि ये रहा, हमने इसको ऐसे ड्रिलिंग करना स्टार्ट कर दिया, एग्जैक्यूएट करना। अब इस पर्टिकुलर कल्चर, इस पूरे लाइन में हमको जो भी मिलेगा ना वो एक कल्चर से रिलेटेड हो सकता है हमको मिले, तो ये हमें पूरी चीज़ें एक ही बार में समझ में आने लग जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो होता है ना, ये आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए ज़्यादातर जो साइट्स होती है ना उनको हम लोग वर्टिकली करते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टली आपका ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। इसके बाद है प्रिजर्वेशन ऑफ रिमेन्स। अब हम लोगों ने एग्जैक्यूएट तो कर लिया, ठीक है, हम लोगों को चीज़ें भी मिल गई। अब उन चीज़ों को हम लोग प्रिजर्व करके कैसे रखते हैं, संभाल के कैसे रखते हैं, ठीक है। अब प्रिजर्वेशन ये जो है ना, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम उसको अच्छे से प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे तो जो भी हम लोग उसके ऊपर हो सकता है कोई एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, कोई चीज़ें हम लोग पता लगाने वाले हैं, वो हम नहीं पता लगा पाएंगे, समझ में आ गया। तो प्रिजर्व कैसे करते, तो इसमें पहला है आपका बेटर प्रिजर्व। बेटर प्रिजर्व यानी कि अच्छी तरीके से हम लोग किस तरीके से प्रिजर्व करते हैं। तो ये आपके वो एरियाज है जो आपके ज़्यादा ड्राई हैं, एरिड एरियाज है, जैसे कि आपका वेस्टर्न यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया हो गया। क्यों? क्योंकि ड्राई एरियाज में ना वाटर और ह्यूमिडिटी कम होती है, इसलिए बिल्डिंग्स हो गए, ब्रिक्स हो गए और अदर रिमेन्स जो है ना वो ज़्यादा टाइम तक खराब नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये बेटर प्रिजर्व इन एरियाज में किया जाता है। फिर आपका पुअरली प्रिजर्व। तो पुअरली प्रिजर्व यानी कि कम थोड़ा सुरक्षित है या जल्दी खराब होने वाली जो चीज़ें होती हैं वो पुअरली प्रिजर्व। जैसे कि आपके मॉइस्ट या ह्यूमिड एरियाज है, ये वो एरियाज है जहाँ मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। जैसे कि एग्जाम्पल मिड गैंगेटिक प्लेन्स हो गए, डेल्टाज हो गए, ये आपके ऐसे एरियाज है जहाँ पे जल्दी नमी आ जाती है, जल्दी मॉइस्चर आ जाता है। तो इससे होता क्या है, ज़्यादा मॉइस्चर और डैम्पनेस से ना ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो होते हैं जैसे कि वुड हो गया, मड हो गया, वो जल्दी खत्म हो जाते हैं और आयरन स्ट्रक्चर्स जो है ना वो जल्दी कोरोड हो जाते हैं, यानी कि जंक लग जाता है उन चीज़ों पे। तो इसीलिए उनको मतलब इसीलिए ऐसी एरियाज पे जो भी चीज़ें मिलती हैं वो पुअरली प्रिजर्व्ड होती हैं। इसके बाद आपका सर्वाइवल, यानी कि ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव कर जाती हैं, जैसे कि बर्न्ट ब्रिक्स हो गया, स्टोन स्ट्रक्चर्स हो गए, ये आपके लॉन्ग लास्टिंग है, ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन ये जो मड स्ट्रक्चर्स है, आयरन है, ये सारी चीज़ें कोरोड हो जाती हैं और ये कम टाइम तक सर्वाइव कर पाती हैं। तो ये कुछ प्रिजर्वेशन है जिस तरीके से उन चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा जाता है, मटेरियल रिमेन्स को। इसके बाद है हमारे पास डिस्कवरीज थ्रू एग्जैक्यूएशन। अब एग्जैक्यूएशन करके हमको क्या क्या चीज़ें हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिली हैं। तो बेसिकली जब आपका आर्कियोलॉजिस्ट ने ना एग्जैक्यूएशन करना शुरू किया था, अपनी डिस्कवरी शुरू की थी, तो उन्हें पता चला कि लोग ना आपका 6000 BC के आसपास ना बलूचिस्तान में जो विलेजेस होते हैं ना वहाँ पे लोग पहले रहते थे, समझ में आ गया। तो इससे हमें ये भी मालूम हुआ कि जो गैंगेटिक प्लेन वाला एरिया हो गया आपका, या फिर सेकेंड मिलेनियम BC, ये जो टाइम पीरियड था आपका 2000 से लेके 1000 BC तक का टाइम पीरियड, इसके दौरान लोग कैसे मटीरियल और कैसे कल्चर उनका डेवलप हो रहा था ना, ये सारी चीज़ें हमको पता लगी, ठीक है ना। अब इन एग्जैक्यूएशन से ना यहाँ पे जो हम लोगों ने एग्जैक्यूएट किया, इससे हमें ये पता लगा कि पहला तो सेटलमेंट लेआउट। सेटलमेंट लेआउट मतलब लोग किस तरीके से अपनी जो बस्ती थी, विलेजेस थे, उनको प्लान करते थे, कैसे लेआउट डिसाइड करते थे, समझ में आ रहा है। पॉटरी टाइप्स मतलब लोग कौन सी पॉटरी यूज करते थे, जैसे कुकिंग पॉट्स हो गए, स्टोरेज के लिए जार्स हो गए, या डेकोरेटिव पॉट्स हो गए, वो किस तरीके के इस्तेमाल करते थे। फिर आपका हाउस एंड ड्वेलिंग्स, यानी कि आपका लोग किस तरीके के घर में रहते थे, कैसे हट होते थे, सिंपल हट होते थे, मड हाउसेज होते थे, या स्टोन के हाउसेज होते थे, ये पता चला। फिर आपका सीरियल्स ईटन्स, यानी कि कौन सी क्रॉप उगाई जाती थी उस टाइम में, वीट, बार्ले, राइस, किस तरीके की, ठीक है। फिर आपका टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, तो लोग किस टाइप के टूल्स यूज करते थे, स्टोन टूल्स हो गया, आयरन टूल्स हो गए, वेपन्स हो गए, किस तरीके के, समझ में आ रहा है। फिर आ जाओ नीचे, यहाँ पे है मेगालिथ साउथ इंडिया। तो बेसिकली आपके साउथ इंडिया में ना कुछ लोग डेड बॉडीज के साथ ना उनके टूल्स हो गए, उनके वेपन्स हो गए, पॉटरी हो गए, उनकी जो भी बिलोंगिंग्स होती थी ना वो उनकी ग्रेव में उन्हीं के साथ बरी कर देते थे, समझ में आ गया। तो ये जो ग्रेव्स है ना, ये लार्ज पीस ऑफ स्टोन से बनी होती थी, उनसे सर्कल किया जाता था उनको। तो इन स्ट्रक्चर को ना हम लोग क्या कहते हैं, मेगालिथ कहते हैं, ठीक है। एग्जैक्यूएशन से ना हमें डेक्कन रीजन में, यानी कि साउथ के रीजन में, हमें आयरन एज के बाद लोगों की लाइफ का पता चला, कैसे वो लोग रहते थे, क्या यूज करते थे, क्या खाते थे, ये सारी चीजें हमको पता लगी है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आर्कियोलॉजी डिफाइंड। आर्कियोलॉजी डिफाइंड का मतलब क्या है, आर्कियोलॉजी क्या है आपके अकॉर्डिंग, अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज आर्कियोलॉजी। तो बेसिकली आर्कियोलॉजी एक साइंस है जो क्या करती है, आपकी
सिस्टमैटिक पुराने माउंट्स के सक्सेसिव लेयर्स को, अलग अलग लेयर्स को एक के बाद एक खोद कर जो निकालते, दैट इज योर आर्कियोलॉजी। साथ ही लोगों के मटेरियल लाइफ, जैसे कि उनके टूल्स हो गए, पॉटरी, हाउसेस, लाइफस्टाइल वगैरह, उनके बारे में आइडिया देती है आर्कियोलॉजी। समझ में आ गया? तो बेसिकली एग्जैक्टिवेशन कितने टाइप की होती है? एक होती है वर्टिकल और एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल। इन दोनों में से मोस्ट प्रेफरेबल कौन सी होती है? मैंने आपसे अभी बोला था कौन सी होती है, ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना आप लोग, ठीक है। एंड देन प्रिजर्वेशन, किस तरीके से हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं और कैसे प्रिजर्वेशन किया जाता है क्लाइमेट के बेसिस पे, ठीक है, ये हमने समझा। फिर डिस्कवरीज हमको क्या क्या मिली, कैसे सेटलमेंट्स, पॉटरी, हाउसेस, टूल, सीरियल्स, इनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। फिर मेगालिथ कितना इंपॉर्टेंट था, कहाँ पाया जाता था, ये हमने देखा। फिर आर्कियोलॉजी क्या है? आर्कियोलॉजी साइंस है जो कि रिकंस्ट्रक्ट करती है पास्ट मटेरियल लाइफ को। समझ में आ गया? तो ये था आपका पूरा इसका समरी। इसके बाद आ जाओ नीचे यहाँ पे डेटिंग मेथड्स इन आर्कियोलॉजी। अब मैंने ना अभी तक पता नहीं 2 से 3 बार आई थिंक आप लोगों को बोल दिया होगा कि कोई पॉटरी या कोई सामान मिलता है तो उसकी डेटिंग की जाती है, राइट। डेटिंग करके उसकी एज पता लगाई जाती है कि ये सामान इतना पुराना है, यानी कि इस पीरियड को बिलोंग करता है। क्लियर ये चीज? अब वो डेटिंग मेथड है क्या, वो समझते हैं पहले। तो जो भी हमें पुराने ऑब्जेक्ट्स या जो भी रिमेन्स मिलते हैं ना, उनकी एज या जो डेट होती है ना, वो फिक्स करने के लिए ना अलग अलग मेथड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो है वो है आपका रेडियो कार्बन C14 डेटिंग। तो ये जो कार्बन 14 है ना, ये आपका नेचुरली हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर नेचुरली पाया जाता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर, ठीक है। अब ये होता क्या है ना, ये टाइम के साथ साथ ना आपका डीके होता रहता है, खत्म होता रहता है हमारी बॉडी से, ठीक है। लेकिन अब जब हम कॉन्स्टेंटली खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, वो चीज हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है और फिर से कार्बन 14 का फॉर्मेशन कर देती है। तो जो कार्बन 14 मेरी बॉडी में जब से मैं पैदा हुई हूँ अभी तक जितना डीके हो रहा है ना, उतना कार्बन 14 मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब भी होता जाता है, क्योंकि मैं खाना वाना खाती हूँ, पानी वानी पीती हूँ, राइट। लेकिन जैसे ही किसी की डेथ हो जाती है तो वो उसका फूड कंजम्पशन, वाटर इनटेक सब बंद हो जाता है। उसके बाद आपका ये जो कार्बन 14 है ना, ये नेचुरली क्या होने लग जाता है, डीके होने लग जाता है। तो अब अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उसकी रेडियो कार्बन डेटिंग कर रहे हैं, तो हम ये पता लगाते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना कार्बन 14 जो है लॉस किया है, डीके किया है। समझ में आ गया? अब जितना लॉस किया यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इतना पुराना है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग रेडियो कार्बन C14 डेटिंग जो है करते हैं, ठीक है। यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन हो रखी है कि लिविंग ऑब्जेक्ट अब्सॉर्ब करते हैं C14 एयर से, फूड से, और जो भी डीके हमारी बॉडी में हो रहा होता है ना, वो एक तरीके से बैलेंस हो जाता है इन सभी के एब्जॉर्प्शन से। समझ में आ गया? लेकिन जो डेड ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टॉप कर देते हैं एब्जॉर्बिंग, तो उनके अंदर जो C14 है ना, वो कंटिन्यूसली डीके होने लगता है एक यूनिफॉर्म रेट से, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये पता लगाते हैं कि C14 किस रेट से डीके हुआ है, कितना डीके हुआ है, इससे हमें उस ऑब्जेक्ट की एज के बारे में पता लग जाता है। तो यही है आपका रेडियो कार्बन C14 डेटिंग। इसके बाद आ जाओ हाफ लाइफ ऑफ C14। तो बेसिकली हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि जो आपका C14 है उसका जो हाफ लाइफ है ना, वो क्या है, 5568 ईयर्स, 5568 ईयर्स। समझ में आ गया? देखो, हाफ लाइफ का मतलब होता है वो टाइम पीरियड जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है ना, उसका आधा पोर्शन डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मान लो 5568 ईयर्स पहले जो है मर गया था, तो उसमें आप कार्बन 14 का जो अमाउंट होगा ना, वो आधा होगा। क्लियर है ये चीज? सिमिलरली अगर कोई इतने साल पहले मर गया था, 11,136 ईयर्स पहले, तो उसमें C14 का जो अमाउंट है ना, 1/4 होगा ओरिजिनल अमाउंट से। क्लियर है ये चीज? अब इस मेथड की ना कुछ हमें लिमिटेशंस भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि पहला है कैन नॉट डेट ऑब्जेक्ट्स ओल्डर देन 70,000 ईयर्स, यानी कि ये मेथड सिर्फ आपका 70 साल तक के ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करता है। 70 साल से जो पुराने ऑब्जेक्ट्स है ना, हम उनकी एज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद ये मैंने आपको बस समझा ही दिया, लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, C14 जो है कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करते हैं, इस वजह से जो भी C14 डीके होता है वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है। लेकिन डेथ के बाद एब्जॉर्प्शन रुक जाता है, एब्जॉर्प्शन रुक गया तो C14 जो है यूनिफॉर्मली डीके होने लग जाता है। फिर इससे हम C14 को मेजर करते हैं, कितना बचा हुआ है, उससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितना पुराना है। नाउ ये जो मैंने चार्ट बनाया है ना, ये इस तरीके का अगर आप लोग सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन में बना के आ जाओ रेडियो कार्बन को एक्सप्लेन करते हुए, तो आपको ऑब्वियसली आपको पता होगा कि 200 या 250 वर्ड्स की वर्ड लिमिट होती है, तो उतने वर्ड्स आपके बच जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे आर्कियोलॉजी, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट स्टडीज। तो बेसिकली आर्कियोलॉजी की हेल्प से हम किस तरीके से क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं। तो पहले आपका क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। तो पुराने क्लाइमेट हो गए आपके और प्लांट्स हो गए, तो उनके बारे में ना पता लगाने के लिए साइंटिस्ट जो है
प्लांट रेजिड्यूज और पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ना, उनका एनालिसिस करते हैं। समझ में आ गया? तो इससे हमें ये समझ में आता है कि कौन सी क्रॉप और प्लांट्स जो है पुराने टाइम में ग्रो होते थे, कैसा क्लाइमेट होता था वहाँ पे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, राजस्थान और कश्मीर में आपका 7000 से लेके 6000 BC के आसपास एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है जारी थी। समझ में आ गया? तो ये यानी कि एग्रीकल्चर इतने टाइम पुराना है हमारी कंट्री में, ठीक है। इसके बाद आ जाओ मेटल आर्टिफैक्ट्स। तो पुराने मेटल आर्टिफैक्ट्स का साइंटिफिक एनालिसिस किया जाता है और उससे हमें क्या पता चलता है कि मेटल का कॉम्पोजिशन क्या था, ठीक है। माइंस ऑफ ओरिजिन, मेटल कहाँ से ऑब्टेन किए गए थे। स्टेजेस ऑफ मेटल टेक्नोलॉजी, यानी कि मेटल टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट जो है कैसे हुआ था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ पे एनिमल बोन्स। तो एनिमल बोन्स का एनालिसिस किया जाता है। तो पुराने एनिमल बोन्स को स्टडी करके ये पता चलता है कि कौन से एनिमल्स आपके डोमेस्टिकेटेड थे, यानी कि किन एनिमल्स को पाला जाता था और किन एनिमल्स का यूज किया जाता था फूड, ट्रांसपोर्ट, टूल्स, रिचुअल्स वगैरह के लिए, ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ पे सॉइल आर्काइव्स। तो आर्कियोलॉजी जो है ना, एक सॉइल रिकॉर्ड जो है प्रेजेंट करता है, प्रोवाइड करता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि उस टाइम का सॉइल कैसा रहा है, किस तरीके का इन्वायरमेंट, वेदर, मॉइस्चर, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर इधर आ जाओ रोल ऑफ जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल स्टडीज। तो जियोलॉजिकल मतलब क्या हुआ आपका, स्टडी है किसकी, सॉइल की, रॉक की, अर्थ के प्रोसेसेस की, इनके बारे में पता चलता है। बायोलॉजी का मतलब क्या है, जो भी आपके प्लांट हैं, एनिमल है, उनका इवोल्यूशन, उनके चेंजेस, ये किस तरीके से हुए। समझ में आ गया? और आर्कियोलॉजी क्या होता है, आर्कियोलॉजी मतलब मटीरियल रिमेन्स और सेटलमेंट, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस बताता है, ठीक है। तो ये तीनों हमें हिस्ट्री का ऑलमोस्ट जो है आप ये मानो 98% से ज़्यादा टाइम स्केल समझने में हेल्प करते हैं, फ्रॉम ओरिजिन ऑफ द अर्थ से लेके ह्यूमन सिविलाइजेशन तक। समझ में आ गया? इधर आ जाओ नीचे, यही बता रखा है कि जियोलॉजी, बायोलॉजी और आपका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ये तीनों आपका ऑलमोस्ट 98% जो है हिस्ट्री हमें बता देते हैं। तो बेसिकली आप अगर देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, उसको थोड़ा सा फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मटीरियल रिमेन्स। मटीरियल रिमेन्स यानी कि किस तरीके के मटीरियल से हमें क्या क्या पता चला, ठीक है। इसमें हमने आर्कियोलॉजी एंड हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा, हिस्ट्री के बारे में जाना, कैसे आपका प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री ये कैसे डिवाइडेड है, कैसे इन तीनों ही टाइम पीरियड में हमें जो जो चीजें मिली हैं वो कैसे हम लोगों ने डिसाइफर की है, डिकोड की है, कैसे ये पता लगाया है कि वो पर्टिकुलर चीज प्री हिस्ट्री को बिलोंग करती है, प्रोटो हिस्ट्री को बिलोंग करती है या फिर हिस्ट्री को बिलोंग करती है। समझ में आ गया? फिर हमने पढ़ा मटेरियल रिमेन्स इन एंशिएंट इंडिया, किस तरीके से हमको क्या क्या मटेरियल्स मिले एंशिएंट इंडिया में, ये हमने पढ़ा। माउंट्स के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, साउथ इंडिया के टेम्पल्स के बारे में देखा हम लोगों ने। इसके बाद हमने पढ़ा कितने तरीके के माउंट्स होते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि कैसे हम ये तो पढ़ रहे हैं मटेरियल मिले हमें, ये चीजें मिली, वो चीजें मिली, लेकिन वो किस तरीके से मिली, वो एग्जैक्टिवेशन मेथड हम लोगों ने पढ़ा। 2 तरीके के होते हैं और इनका मैंने एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा है, कौन सा मोस्ट प्रेफरेबल था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। इसके बाद कैसे उनको प्रिजर्व किया जाता है, क्या क्या डिस्कवरी मिली हमें एग्जैक्टिवेशन से, ये हमने डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने डेटिंग मेथड के बारे में समझा, किस मेथड का इस्तेमाल करके किसी एक पर्टिकुलर आइटम की एज के बारे में पता चलता है, ठीक है। फिर ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। फिर हमने क्लाइमेट और एनवायरनमेंट की स्टडीज के बारे में पढ़ा, किस तरीके से आर्कियोलॉजी जो है ये हमें क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के बारे में भी बताता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आप लोगों को जीएस के नोट परचेज करने हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम लोग अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 3 नेचर ऑफ सोर्सेज एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन ये करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है चैप्टर नंबर 3 का। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने मटेरियल रिमेन्स वाला टॉपिक जो है कवर किया था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम चैप्टर 3 कर रहे हैं, नेचर ऑफ सोर्सेज एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने मटेरियल रिमेन्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे एंशिएंट हिस्ट्री आपका ना उस टाइम पीरियड से शुरू होता है जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जो मटीरियल्स हमको मिले हैं, कैसे हमने उन मटीरियल्स की डेटिंग की है, कैसे पता लगाया है कि वो मटीरियल कितना पुराना है, इस पीरियड को बिलोंग करता है, उस मटीरियल से हमें क्या क्या चीज़ें पता लगी हैं पहले के टाइम के एनवायरनमेंट के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, वो लोग क्या खाते थे, किस तरीके से रहते थे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, राइट। तो ये हम लोग मटेरियल रिमेन्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ फटाफट से। कॉइन्स, तो बेसिकली यहाँ से ना हम लोग ये पता लगाएंगे कि किस तरीके से जो भी हम लोगों को कॉइन्स मिले हैं जो कि एंशिएंट पीरियड को बिलोंग करते हैं, कुछ इस तरीके के, उन कॉइन्स से हमें एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में क्या पता चला है। अब जैसे इससे पहले वाले पार्ट
में हम लोगों ने जो मटेरियल रिमेन्स देखा, हमें वहाँ पे एनिमल फॉसिल्स मिले, हमें वहाँ पे पॉटरी मिले, टूल्स मिले, जिनको एनालिसिस करके हमने ये पता लगाया अच्छा एंशिएंट इंडिया में ना लोग इस तरीके से रहते थे, ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करते थे वगैरह वगैरह। और आज हम लोग ये पता लगाने वाले हैं कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस की जो डिस्कवरी हुई है ना, उससे हमें क्या चीज़ें पता लगी है। ठीक है, तो बहुत सारे पुराने कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस हम लोगों को सरफेस पे ही मिल गए थे, जैसे किसी खेत में डिस्कवर कर लिया, रिवर के किनारे पे, या फिर कहीं जो पुराने कोई सेटलमेंट एरियाज थे वहाँ पे। लेकिन ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट और बड़े बड़े कलेक्शंस जो है ना, वो हमें एग्जैक्टिवेशंस के बाद मिले। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जब डिस्कवर किया ना, एंशिएंट साइट्स को जब खोदना शुरू किया, तब उनको ये इंस्क्रिप्शंस और ये कॉइन्स वगैरह दिखे, और वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉइन्स की जो स्टडी होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। ये आपसे ना पूछा जा सकता है, 1 मार्क का क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इसके थ्रू ना हिस्टोरियंस को ये समझ में आने लग गया कि पुराने समय की इकोनॉमी कैसी थी, रूलर कौन थे, उनका कल्चर कैसा था, रिलीजन क्या था, उनकी टेरिटरीज कितनी बड़ी थी। ये सारी ही चीज़ें हमें इन कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस के थ्रू समझ में आने लग गए थे। ठीक है, तो जैसे हम लोग आज पेपर के नोट्स का इस्तेमाल करते हैं ना, वो हमारी करेंसी है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता था। पहले करेंसी सिर्फ आपकी मेटल कॉइन्स की होती थी। ठीक है, जैसे कि कॉपर की, सिल्वर की, गोल्ड की, लेड की, इनकी हमें ज़्यादातर जो कॉइन्स हैं वो देखने को मिलते हैं। और ये कॉइन्स भी ना, एक क्या होता था, कॉइन मोल्ड होता था। जैसे नहीं होता कोई आप ढांचा एक बना लो, फिर उस ढांचे में, मतलब कॉइन को बनाने के लिए एक ढांचा था, फिर उसमें हम लोग इनमें से कोई भी एक मेटल जो है पोर कर देते थे, फिर वो जब मेटल ठंडा हो जाता था, जम जाता था, फिर वो कॉइन का शेप अपने आप ले लेता था। समझ में आ गया? तो वो हमें देखने को मिला। लेकिन ये जो टेक्निक था ना कि कॉइन मोल्ड्स का इस्तेमाल करके हम लोग कॉइन बना रहे हैं, ये हमें सिर्फ कुषाण पीरियड तक ही देखने को मिला। कुषाण रूलर्स ना काफ़ी एक्टिवली कॉइन्स को मिंट करते थे, बनाते थे, इसीलिए हमको मोल्ड्स जो है ना लार्ज नंबर्स में मिले। ठीक है, इसके बाद जो आपका गुप्ता पीरियड आया ना, गुप्ता पीरियड के बाद जो है मोल्ड्स का इस्तेमाल धीरे धीरे कंप्लीटली बंद हो गया। उसके बाद कॉइन्स को बनाने के लिए वो लोग कोई अलग टेक्निक्स वगैरह का यूज़ करने लग गए, लेकिन क्ले मोल्ड्स का यूज़ वो लोग नहीं करते थे। ठीक है, तो क्ले मोल्ड्स का यूज़ जो है ना गुप्ता पीरियड के बाद हमको देखने को मिला ही नहीं, उससे पहले ही देखने को मिला। इसके बाद जैसे आज के टाइम में हमारे पास बैंकिंग फैसिलिटीज़ है, तो वैसा पहले नहीं होता था, कोई बैंकिंग सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। इसीलिए लोग क्या करते थे, जो भी उनके पैसे होते थे ना, कॉइन्स वगैरह, उनको एक अर्दनवेयर और ब्रास वेसल्स में संभाल के रखते थे। जैसे हमारे पास गुल्लक होता है ना, कुछ वैसे ही। ठीक है, तो उसमें स्टोर करके रखते थे। तो ये एक तरीके का उनका प्रेशियस होर्ड्स होता था। होर्ड्स का मतलब होता है आपका खजाना। ठीक है, जो इमरजेंसी के टाइम में वो लोग यूज़ किया करते थे। समझ में आ गया? तो जो भी आर्कियोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियंस हैं, उनको जो ऐसे होर्ड्स है ना, जो जैसे गुल्लक टाइप के, वो इंडिया के अलग अलग रीजन्स में मिले हैं। और इन होर्ड्स में ना सिर्फ आपके इंडियन कॉइन्स ही नहीं, बल्कि फॉरेन कॉइन्स भी थे, जैसे रोमन एम्पायर के सिक्के हो गए। तो इस चीज़ से ना हमें ये प्रूफ मिलता है कि उस समय ना इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था। और ये जो डिस्कवर्ड कॉइन्स हमको मिले हैं ना, ये मोस्टली इंडिया के म्यूजियम्स में रखे गए हैं, जैसे कि आपका कोलकाता में, पटना में, लखनऊ में, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, चेन्नई, ऑल्सो इन सम पार्ट्स ऑफ नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। समझ में आ गया? तो इनमें भी आपके जो भी कॉइन्स मिले हैं वो रखे गए हैं संभाल के। और क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर रूल किया था, तो उन्होंने बहुत सारे इंडियन कॉइन्स जो है ब्रिटेन ले जाके अपने प्राइवेट और पब्लिक कलेक्शंस में ऐड कर दिए। तो काफ़ी सारे हमको कॉइन्स ब्रिटिश म्यूजियम में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, नाउ जो मेजर डायनेस्टीज थी ना, जैसे कि आपका मौर्यन एम्पायर हो गया, गुप्ता एम्पायर हो गया, तो उनके जो कॉइन्स मिले ना हमको, हमने उनका कैटलॉग बनाया और पब्लिश किया। ठीक है, इंडियन म्यूजियम कोलकाता के कॉइन्स का कैटलॉग, ब्रिटिश म्यूजियम जो है वो लंदन के इंडियन कॉइन्स का कैटलॉग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी भी बहुत सारे कॉइन्स जो है कैटलॉग्ड और पब्लिश नहीं हुए हैं, मतलब उन पर अभी प्रॉपरली स्टडी और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं हुई है। समझ में आ गया? तो अभी काफ़ी सारे कॉइन्स आपके अनकैटलॉग्ड है, अनपब्लिश्ड है, जिनके बारे में हमें अभी भी डिस्कवर करना बाकी है। ठीक है, नाउ फीचर्स ऑफ कॉइन। तो फीचर्स ऑफ कॉइन में ना जो कॉइन्स हमको मिले हैं उनके हम लोग मेजर फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो अर्लीस्ट कॉइन्स, यानी कि जो हमको सबसे पुराने कॉइन्स मिले हैं ना इंडिया में, उन पे सिर्फ हमें कुछ सिंबल्स ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके ट्रीज के सिंबल हो गए, एनिमल्स के हो गए, कोई ज्योमेट्रिक पैटर्न है या कोई रिलीजियस साइन है, स्वास्तिक वगैरह, तो वो हमें देखने को मिलते हैं। उन पे ना कोई रूलर का नाम लिखा होता है, ना कोई डेट लिखी होती है। ठीक है, तो ये सबसे आपके अर्लीस्ट कॉइन्स हैं। फिर आपके लेटर कॉइन्स, तो बाद में ना कॉइन्स इवॉल्व हुए और उन पे फिगर्स जो है बनने लग गए, जैसे किसी किंग की तस्वीर हो गई, डिपिक्शन ऑफ किंग्स हो गए, या फिर किसी गॉड का नाम हो गया, नेम हो गया उस रूलर का, डेट हो गया, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल गई। तो इससे ना हिस्टोरियंस को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती थी। हिस्टोरियंस डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर लेते थे इन कॉइन्स के जरिए कि वो किस रूलर को बिलोंग करता है, किस डायनेस्टी को ये कॉइन बिलोंग करता है। ठीक है, फिर है आपका सर्क्यूलेशन रीजन्स। तो कॉइन आपका जिस जिस एरिया में मिलते हैं ना, उससे पता चलता है कि उनकी सर्क्यूलेशन का रीजन क्या था, मतलब एक रूलर की एक्चुअल टेरिटरी कंट्रोल और उसके
के इन्फ्लुएंस का एक्सटेंट हमको समझ में आता है कि अच्छा एक रूलर भले दिल्ली से वो रूल करता था, लेकिन वो पूरे इंडिया पे रूल करता था। समझ में आ गया, क्योंकि उसका कॉइन हमको साउथ इंडिया में भी देखने को मिला, नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिला। तो इससे हमें ना उस रूलर के पावर का पता लगता है कि उसने कितनी टेरिटरी जो है वो एक्वायर कर रखी थी। इसके बाद है इंपॉर्टेंट फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग डायनेस्टीज। तो बेसिकली इन कॉइन्स के बेसिस पे हिस्टोरियंस ने काफ़ी रूलिंग डायनेस्टी की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया है। स्पेशली आपका जो इंडो ग्रीक्स थे, जो नॉर्थ अफगानिस्तान से इंडिया आए थे, और आपका सेकेंड से लेकर 1st सेंचुरी BC में उन्होंने रूल किया था। ठीक है, तो इनके कॉइन्स में ना उनका नाम ग्रीक में प्लस इंडियन स्टाइल में लिखा हमें को मिलता है। इससे उनके पॉलिटिकल प्रेजेंस का, कल्चरल इम्पैक्ट का हमको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आती हैं। समझ में आया। इसके बाद आ जाओ नीचे, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे आज हम लोग कॉइन का इस्तेमाल करते हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए, बेचने के लिए, राइट। तो कॉइन जो है कोई वैल्यू होल्ड करता है। सिमिलरली पहले के टाइम में कॉइन्स का जो काम था ना, वो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ खरीदने या बेचने के लिए हम लोग कॉइन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि डोनेशंस के लिए भी कॉइन का इस्तेमाल किया जाता था। और आपका मोड ऑफ पेमेंट भी था, यानी कि जो सैलरी या रिवॉर्ड या टैक्स कलेक्शन में जो चीज़ें यूज़ होती है, वहाँ पे हम लोग कॉइन्स को दे सकते हैं। ठीक है, फिर आपका एक्सचेंज के लिए तो था ही, अगर आप कुछ चीज़ खरीद रहे हो तो उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली कॉइन्स का इस्तेमाल हर उस चीज़ के लिए किया जाता था जिस चीज़ के लिए आज किया जाता है। ठीक है, नाउ होता क्या था ना, यूजुअली जो कॉइन्स है ना, वो सिर्फ कॉइन बनाने की जो परमिशन है ना, वो राजा के पास ही होती थी, कि राजा ही है जो इस कॉइन को इशू करेगा, इस कॉइन को बनाएगा, पूरा कंट्रोल राजा ही करेगा। लेकिन एंशिएंट इंडिया में ना ट्रेड एक टाइम पे इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आपके जो मर्चेंट एंड जो गोल्ड स्मिथ, ये दोनों क्लास थी ना, इनको भी राजा द्वारा परमिशन मिल गई कि ये लोग भी अपने खुद के कॉइन्स जो है इशू कर सकते हैं। समझ में आ गया। गिल्ड का मतलब होता है आपका ग्रुप, जैसे कि गोल्ड स्मिथ गिल्ड, यानी कि गोल्ड स्मिथ का जो ग्रुप होता है, जो ज्वेलर्स होते हैं उनका ग्रुप हो गया। मर्चेंट गिल्ड का मतलब होता है जो आपके व्यापारी होते हैं उनका ग्रुप। तो इन दोनों क्लासेस को ना परमिशन मिल गई थी कि ये अपने खुद के कॉइन्स इशू कर सकते हैं और उसमें ट्रेड भी कर सकते हैं इजीली। समझ में आ गया। तो आप ये सोचो, जब एक पर्टिकुलर ग्रुप को कॉइन बनाने की पावर दे दी गई है, राइट, कि आप कॉइन बना सकते हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उनके पास इकोनॉमिक पावर भी थी। रूलर्स भी समझते थे कि ट्रेड और क्राफ्ट इकोनॉमी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ गया। तो ये जो ग्रुप होते थे ना, ये अपने कॉइन्स इशू करके ट्रेड को ईजी बनाते थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एंशिएंट इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम कितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड था और कितना ज़्यादा एडवांस था, और वहाँ पे क्राफ्ट्स और कॉमर्स की वैल्यू कितनी ज़्यादा थी। ठीक है, कॉइन्स के आने से ना, कॉइन्स ने ना लार्ज स्केल ट्रांजैक्शन जो है आपका बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया था। इससे आपका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड जो थे ना, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश हो रहे थे, बढ़ रहे थे। ठीक है, जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स है ना, यानी कि सबसे ज़्यादा इंडियन कॉइन्स है ना, वो हमको पोस्ट मॉडर्न पीरियड से मिले हैं। सबसे ज़्यादा इंडियन कॉइन्स जो कि लेड के, पोटीन के, कॉपर के, ब्रॉन्ज के, सिल्वर के एंड गोल्ड के पाए गए हैं। समझ में आ गया। फिर आपके गुप्तास की बात करें तो सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स गुप्ता पीरियड में ही इशू किए गए हैं। इससे उनका इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और लग्जरी ट्रेड जो है ये दिखता है। ठीक है, फिर आपका पोस्ट गुप्ता पीरियड में ना सिर्फ कुछ ही कॉइन्स मिले हैं। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेड और कॉमर्स है ना, वो पोस्ट गुप्ता पीरियड तक आते आते आपका डिक्लाइन हो गया था, खत्म होने लग गया था। ठीक है, फिर आ जाओ इधर रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो कॉइन्स पे ना आपके किंग के पोर्ट्रेट्स होते थे, गॉड, रिलीजियस सिंबल्स हो गए आपके, या कोई आपके लेजेंड्स हो गए, ये सारी चीज़ें बने होते थे कॉइन्स पे। ठीक है, तो इससे हिस्टोरियंस को ना उस समय के आर्टिस्टिक स्टाइल का, रिलीजियस बिलीव्स का, इनके बारे में क्लियर आइडिया मिल जाता है कि उस टाइम के लोग ये चीज़ें बिलीव करते थे। ठीक है, और कॉइन्स के अलावा ना काउरीज इंग्लिश में और कॉडीज ये जो होता है, ये आपने देखा होगा, तो इनका इस्तेमाल भी होता था ये छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस के लिए। ये ना आपका लो वैल्यू करेंसी होता था, जो आपका डे टू डे लाइफ में ना जो छोटी मोटी हमें ट्रांजैक्शंस करनी है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो पोस्ट गुप्ता टाइम में ना हमें इसका यूज़ जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन चांसेस ये है कि हो सकता है ये पहले से ही सर्क्यूलेट होते हों। ठीक है, पोस्ट गुप्ता पीरियड से पहले भी, लेकिन इनका जो काम है ना वो लो वैल्यू करेंसी का था, बहुत छोटी मोटी ट्रांजेक्शन्स के लिए इनका यूज़ जो है वो किया जाता था। ठीक है, इसके बाद आ जाओ इंस्क्रिप्शंस पे। तो एंशिएंट हिस्ट्री को समझने के लिए ना कॉइन्स तो इंपॉर्टेंट थे ही। आपको पता चला कि कैसे हमने कॉइन्स के ज़रिए किंग्स के बारे में जाना, किस तरीके का इकोनॉमी था उस टाइम का, ये सारी चीज़ें हमने कॉइन्स के ज़रिए ही समझा है। लेकिन कॉइन्स के अलावा भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे ना, वो थे आपके इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, अब इंस्क्रिप्शन जो है ना आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं हिस्ट्री को समझने के लिए, क्योंकि इंस्क्रिप्शन में ना डायरेक्टली लिखा होता है, किंग का नाम लिखा होता है, किंग ने क्या क्या काम किए हैं, उनकी जो जो विक्ट्रीज रही है, उनके जो रिलीजियस मैसेजेस रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें इंस्क्रिप्शन में लिखे रहते हैं। और जैसे कॉइन्स की स्टडी को क्या कहते
कहते हैं बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अभी मैंने आपको बताया था, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना स्टडी ऑफ कॉइन क्या कहते हैं। सिमिलरली स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। समझ में आ गया? ये ध्यान रखना क्योंकि ये आपसे वन टाइम पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। इंस्क्रिप्शन की स्टडी को एपिग्राफी और स्टडी ऑफ एंशिएंट स्क्रिप्ट्स को पेलियोग्राफी कहते हैं। समझ में आ गया? तो पुराने ज़माने की जो भी राइटिंग होती है, जैसे देखो ये इंस्क्रिप्शन है, इस पर कुछ लिखा हुआ है, अभी जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, ये जो पूरी लैंग्वेज है, जिस भी राइटिंग स्टाइल में लिखा हुआ है, जिस भी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, जैसे हिंदी की स्क्रिप्ट है देवनागरी, समझ में आ गया? तो उसकी स्टडी को हम लोग पेलियोग्राफी कहते हैं। समझ में आ गया? तो अगर हमें एक पुरानी राइटिंग को समझना है तो हमें पेलियोग्राफी का यूज़ जो है वो करना पड़ेगा। समझ में आ गया? नाउ इंस्क्रिप्शन कहाँ लिखे जाते थे, कहाँ कहाँ लिखे जाते थे? तो इंस्क्रिप्शन को अलग अलग मटेरियल्स पर कार्व किया जाता था, जैसे कि आपका सील्स पे हो सकता है कुछ लिखा हो, ठीक है, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। स्टोन पिलर्स पे हो सकता है कुछ लिखा हो, बड़े बड़े रॉक्स पे कुछ लिख दिया हो, कॉपर प्लेट्स पे कुछ लिख दिया हो, टेम्पल की वॉल्स पे कुछ लिख दिया हो, वुडन टेबल पे, ब्रिक्स पे, इमेजेस पे। तो होता क्या था ना, सील आपका जैसे मोहर, जैसे कि यहाँ पे होगा ही, मैं आपको दिखाती हूँ, आई थिंक नीचे है सील्स वाला टॉपिक, इधर देखो ये आपको दिख रहा है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज़ होने वाली सील्स हैं। समझ में आ गया? अब इन सील्स के ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो एक एनिमल बना हुआ है, देखो चारों में बना हुआ है एक एनिमल, और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। समझ में आ गया? अब ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपका सिर्फ सील्स पे ही नहीं हो सकता है, किसी राजा ने ना टेम्पल में कोई डोनेशन दिया हो तो उनके एकदम उनकी अच्छाइयाँ लिखी हो किसी उसमें, किसी लैंग्वेज में, किसी स्क्रिप्ट पे, किसी टेम्पल वॉल पे, कहीं पे भी। तो ये जो स्क्रिप्ट्स है ना, हमको ये मेजरली इन्हीं जगहों देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इंडिया में सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शन मिले ना, वो हमको स्टोन के ऊपर देखने को मिले। किसके ऊपर देखने को मिले? स्टोन के ऊपर, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है, अशोका के रॉक एडिक्ट्स हमको देखने को मिले, पिलर एडिक्ट्स हमको देखने को मिले। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं इंस्क्रिप्शंस के, ठीक है। अब स्टोन क्यों? तो स्टोन आपका ज़्यादा ड्यूरेबल था, लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड के लिए बेस्ट मटेरियल माना जाता था आपका स्टोन। समझ में आ गया? अब इधर अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये आपका किसी पत्थर पे लिखा हुआ है, ये आपका टेम्पल की वॉल पे लिखा हुआ है। समझ में आ गया? सिमिलरली ये आपका कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, तो इस तरीके से वहाँ पे लिखा जाता था, और इसको डीकोड करके ना हम उस टाइम में यूज़ होने वाली लैंग्वेज वगैरह का भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ इधर आ जाओ, फिर आपका प्रिजर्वेशन। तो जैसे कॉइन्स को हमने म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखा है, सिमिलरली वैसे ही इंस्क्रिप्शन को भी हम लोग म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस का कलेक्शन जो है ना, वो ऑफिस ऑफ चीफ एपिग्राफिस्ट मैसूर, इसमें रखा गया है, ठीक है। तो अगर हम इंडिया के इंस्क्रिप्शंस का मेन आर्काइव देखना चाहते हैं तो हमें मैसूर जाना पड़ेगा। मैसूर सबसे बड़ा सेंटर है इस चीज़ का, ठीक है। नाउ लैंग्वेज इवोल्यूशन, यानी कि आपका कौन कौन सी लैंग्वेज है जो हमें इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिलती हैं। तो 3rd सेंचुरी BCE में ना, जब आपका मौर्यन पीरियड था, वहाँ सबसे पहले इंस्क्रिप्शन जो है हमें प्राकृत लैंग्वेज में देखने को मिला। जो अशोका के एडिट्स है ना, अशोका ने क्या क्या काम किए हैं, किस तरीके से धामा का प्रचार किया है, बुद्धिज्म का प्रचार किया है, ये सारी चीज़ें हमें अशोका के एडिट्स में देखने को मिलते हैं। वो हम लोग रीड करेंगे जब हम लोग मौर्यन चैप्टर पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो वो हमें ज़्यादातर प्राकृत लैंग्वेज में देखने को मिलता है। फिर आपका 2nd सेंचुरी CE जो है, इसमें हमें संस्कृत के इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। फिर 4th सेंचुरी से लेके 5th सेंचुरी CE तक संस्कृत का जो यूज़ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया था। लेकिन प्राकृत लैंग्वेज संस्कृत के साथ ही कंटिन्यू हो रही थी, संस्कृत लेकिन ज़्यादा फैल गया था, ठीक है। फिर आपका 9th से 10th सेंचुरी CE में, इस टाइम पीरियड के दौरान हमें रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कि तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु एट्सेट्रा, हर रीजन की जो अपनी अपनी लैंग्वेज होती है ना, इनमें हमें इंस्क्रिप्शंस जो है देखने को मिल गए थे, ठीक है। इस चीज़ से हमको एक लिंग्विस्टिक शिफ्ट जो है ये देखने को मिला। पहले किस तरीके से प्राकृत लैंग्वेज में हमें इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले, देन संस्कृत में देखने को मिले, एंड देन जाके रीजनल लैंग्वेजेस में देखने को मिले, ठीक है। नाउ इधर आ जाओ पब्लिकेशंस। तो बेसिकली आपका मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्ता पीरियड, इनके जो इंस्क्रिप्शंस है ना, वो सिस्टमैटिकली पब्लिश किए गए हैं इन अ कलेक्शन। उन कलेक्शन को क्या कहते हैं? इन अ कलेक्शन कॉल्ड कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकैरम। लैटिन नेम है, इसका मतलब होता है आपका कलेक्शन ऑफ इंडियन इंस्क्रिप्शंस। समझ में आ गया? लेकिन पोस्ट गुप्ता पीरियड के इंस्क्रिप्शन इतने सिस्टमैटिक वे में पब्लिश नहीं हुए हैं आपके। और साउथ इंडिया के जितने भी हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ना, उनको एक जगह कलेक्ट किया है हमने और एक टोपोग्राफिकल लिस्ट बनाया है। टोपोग्राफिकल लिस्ट का मतलब होता है जहाँ जिस रीजन से जिस चीज़ को कलेक्ट किया गया है ना, उनका एक पर्टिकुलर लिस्ट बना दिया गया है। जैसे तमिलनाडु के इंस्क्रिप्शन का एक लिस्ट है, कर्नाटका के इंस्क्रिप्शन का एक लिस्ट है, आंध्र प्रदेश के इंस्क्रिप्शन का एक लिस्ट है। तो इस तरीके से लिस्ट प्रिपेयर किए गए हैं। समझ में आ गया? लेकिन अभी भी आपके 50,000 प्लस ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जिनको अभी भी पब्लिश नहीं किया गया है। ज़्यादातर आपके वो साउथ इंडिया के ही है, तो इनको डिकोड करना अभी रह ही गया है। इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास है टिप्स इन एंशिएंट इंडियन इंस्क्रिप्शंस।
भाई जितने भी इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं, ये जो अभी आपने ऊपर अभी देखा है, जितने भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं, इनमें कौन सी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हो रखा है। जैसे हम लोग हिंदी के लिए देवनागरी स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, राइट। फिर उस लैंग्वेजेस की स्क्रिप्ट कौन सी है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहले आपका हड़प्पन स्क्रिप्ट, राइट, ये आपको दिख रहा है। तो इस तरीके के हमें हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस जो है देखने को मिले हैं, जहाँ पे एक यूजुअली एक इमेज होती है, चाहे वो एनिमल की हो चाहे किसी ह्यूमन की हो, और उसके साथ हमें कई सारे ऐसे चीज़ें लिखी हुई देखने को मिली है जिसमें कई सारे सिंबल्स का इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हड़प्पन जो स्क्रिप्ट्स है ना, वो अभी तक डिसाइफर नहीं हुए हैं, उनको हम लोगों ने अभी तक डिकोड नहीं किया है, उनको अभी तक हम लोग पढ़ना नहीं जान सके हैं। समझ में आ गया। ये जो इंस्क्रिप्शन है ज़्यादातर आपके पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में है। पिक्टोग्राफिक जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर सिंबल्स यूज हो रखे हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है। जो आपके आइडियाज़ है, ऑब्जेक्ट्स है, उनको पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। समझ में आ गया। जैसे किसी किसी में आपको फिश का दिख जाएगा पिक्चर, किसी किसी में जैसे यहाँ पे कोई पिक्चर है, किसी किसी में ट्री का पिक्चर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर है आपके अशोकन इंस्क्रिप्शंस। तो अशोका के जितने भी इंस्क्रिप्शंस है ना, वो हमें पहले ब्राह्मी स्क्रिप्ट में देखने को मिले हैं। ब्राह्मी स्क्रिप्ट आपका लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, ठीक है। और कुछ इंस्क्रिप्शंस हमें खरोष्टी स्क्रिप्ट में भी मिले हैं। खरोष्टी आपका राइट टू लेफ्ट में लिखा जाता है। तो ये दोनों चीज़ याद रखना आप लोग, ठीक है। और ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ना, ये ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में प्रिवेल करती थी, एक्सेप्ट आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। समझ में आ गया। वहाँ पे आपका ग्रीक और एरामिक जो था, ये स्क्रिप्ट यूज होती थी अशोकन इंस्क्रिप्शंस के लिए, ब्राह्मी और खरोष्टी नहीं होती थी, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पे स्प्रेड ऑफ ब्राह्मी। अब ये जो है ना आपका ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये बेसिकली डोमिनेट करती थी आपका एक्सेप्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अलावा, जो मैंने आपको ऊपर बताया यहाँ पे। इसके अलावा ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ना, हमें ये एंड ऑफ गुप्ता पीरियड के इंस्क्रिप्शंस में भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाओ डिसाइफरमेंट। तो बेसिकली जो भी आपके ये एपिग्राफिस्ट होते हैं ना, वो अगर ब्राह्मी और उसके वेरिएशंस को मास्टर कर ले, समझ ले उस चीज़ को, तो वो 7th सेंचुरी तक की इंडियन इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इतना ज़्यादा फेमस और इतना ज़्यादा वाइडली यूज होता था आपका ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इसके अलावा 7th सेंचुरी के बाद ना स्मॉल रीजन्स आपके डेवलप होने लग गए, जैसे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, तो उनकी अपनी लैंग्वेज जो है वो बनने लग गई। समझ में आ गया। तो वो फिर हमको रीजनल वेरिएशंस जो है स्क्रिप्ट में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको क्या क्या बताया अभी, कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट्स है ना, वो अभी तक डिसाइफर नहीं हुए हैं। अशोका के जितने भी इंस्क्रिप्शंस में जो भी लैंग्वेज यूज हुई है, उसमें हमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, खरोष्टी देखने को मिलती है। ब्राह्मी बहुत ज़्यादा फेमस थी, लेकिन आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आपका और स्पेशली पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले रीजन में ग्रीक और एरामिक लैंग्वेज थे जो फेमस थे, ठीक है। इसके बाद ब्राह्मी स्क्रिप्ट हमें एंड ऑफ गुप्ता पीरियड तक भी देखने को मिलता है। फिर अगर कोई ब्राह्मी स्क्रिप्ट को अच्छे से मास्टर कर लेता है, तो वो 7th सेंचुरी तक की स्क्रिप्ट्स को रीड कर सकता है, ठीक है। और 7th सेंचुरी के बाद जो है स्मॉल रीजन्स डेवलप हो गए, तो एक लैंग्वेज जो है ना दूसरे रीजन के लैंग्वेज से अलग होती थी, एक स्क्रिप्ट जो है दूसरे रीजन के स्क्रिप्ट से अलग होती थी, तो फिर उनको इंडिविजुअली जो है स्टडी करना पड़ता था, ठीक है। इसके बाद आ जाओ नीचे, डिसाइफरमेंट ऑफ इंस्क्रिप्शंस इन इंडिया। तो वही इंस्क्रिप्शन को कैसे डिसाइफर किया हमने। सबसे पहले तो हड़प्पन सील्स की अगर बात करें, तो हड़प्पन सील्स पे हमें ना, ये देख रहे हो, इस तरीके के सिंबल्स देखने को मिलता है। जैसे कोई एनिमल है, फिर ऊपर जो लिखा हुआ है इसमें देखो, यहाँ पे 2 फिश का सिंबल यूज हो रखा है। सिमिलरली इधर आ जाओ, तो यहाँ पे कुछ अलग सिंबल्स यूज हो रखे हैं, यहाँ पे कुछ अलग सिंबल्स हैं, और यहाँ पे कुछ अलग सिंबल्स हैं। तो जो भी ये हड़प्पन टाइम का हमें जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ना, वहाँ पे हमें सिम्बॉलिक और पिक्टोरिक रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला है। इस वजह से इस स्क्रिप्ट को अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है, ठीक है। नाउ जो सबसे पहले डिसाइफर इंस्क्रिप्शंस थे ना, तो बेसिकली इंडिया के हिस्ट्री के लिए सबसे पहले डिसाइफर इंस्क्रिप्शंस ईरानियन है। समझ में आ गया। ये नाम याद रखना, ये है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंस्क्रिप्शन बेसिकली आपके ओल्ड इंडो ईरानियन और सेमेटिक लैंग्वेजेस में जो है इसको लिखा गया है, ठीक है। इसमें ना हमको ये पता चलता है, इसमें इस चीज़ का मेंशन कर रखा है कि किस तरीके से ईरानियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंधु, ईरान ने किस तरीके से सिंध पे कॉन्क्वेस्ट कर लिया था, ठीक है। फिर आपका अर्लीस्ट डिसाइफर्ड इन इंडिया में अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है आपका 3rd सेंचुरी BC सबसे पहले डिसाइफर्ड हुआ था इंस्क्रिप्शंस में, ठीक है। ये मोस्टली आपका, जैसे मैंने आपको बताया, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया था। ब्राह्मी के अलावा खरोष्टी स्क्रिप्ट में भी लिखा गया था। नाउ ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी टाइम से हमको मौर्यन हिस्ट्री का, अशोका के अचीवमेंट्स, ये सारी चीज़ें हमको समझ में आने लग गए थे, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, रीडिस्कवरी एंड डिसाइफरमेंट। तो बेसिकली आपका 14th सेंचुरी CE जो है ना, यहाँ से फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, इन्होंने 2 अशोकन पिलर के इंस्क्रिप्शन जो है डिस्कवर किए थे। एक आपका मेरठ में किया था और एक आपका जो है टोपरा हरियाणा में किया था, ठीक है। और इनको ना दिल्ली ले जाकर ना इन्होंने पंडित्स को दिया था कि इसको आप डिसाइफर करो, लेकिन वो फेल हो गए थे, वो उस चीज़ को डिसाइफर नहीं कर पाए थे, ठीक है। फिर लेट 18th सेंचुरी में ना ब्रिटिशर्स भी अशोकन इंस्क्रिप्शन डिस्कवर करते हैं, लेकिन उन्हें भी समझ में कुछ नहीं आता है, ठीक है। फिर 1837 में जेम्स प्रिंसेप, जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे, जो काम करते थे
थे बंगाल के रीजन में, इन्होंने अशोका की स्क्रिप्ट को पहली बार डिसाइफर जो है किया था। समझ में आ गया। इसके बाद इधर आ जाओ, टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस इन एंशिएंट इंडिया। तो बेसिकली अब ये इंस्क्रिप्शंस जो है ना, ये हमें कितने अलग अलग तरीके के मिले। सबसे पहले तो रॉयल एडिट्स स्लैश ऑर्डर्स। तो बेसिकली ये इंस्क्रिप्शंस आपके किंग के ऑर्डर पे बनाए जाते थे, उनके डिसीजंस, उनके रूल्स, इनको लोगों तक पहुंचाने के लिए ना इन इंस्क्रिप्शंस को लिखवाया जाता था। ठीक है, इनका बेसिकली टॉपिक जो होता था वो सोशल, रिलीजियस या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए होता था। ठीक है, जैसे कि हमें अशोका के इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिलता है धामा, और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है ये। ठीक है, इसके बाद है आपके वोटिव रिकॉर्ड्स। तो ये इंस्क्रिप्शंस आपके डिवोशन और रिलीजियस फेथ को शो करते हैं, जो आपके बेसिकली बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म, शैविज्म इनको फॉलो करते थे ना, वो के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, इनका जो लोकेशन है ये ज़्यादातर हमको पिलर्स पे, टैबलेट्स पे, टेम्पल्स पे, इमेजेस के थ्रू दिखाई देते हैं। ठीक है, इनका पर्पस मैंने आपको बता ही दिया, जैसे कि डिवोशन के मार्क के लिए इस्तेमाल करते थे, जैसे कि डोनेशन हो गया या वर्शिप का रिकॉर्ड हो गया के लिए। ठीक है, फिर आपके यूलॉजीज और प्रशस्तीज। तो बेसिकली ये जो होते थे ना, ये इंस्क्रिप्शंस किंग और जो कॉन्क्वेरर होते थे उनके अचीवमेंट्स को प्रेस करने के लिए लिखे जाते थे। ठीक है, तो उनके फेलियर्स रहे होंगे, वीकनेसेस रहे होंगे, उनको इग्नोर कर दिया जाता था बेसिकली, और जो भी उनकी तारीफ होती थी, जो अचीवमेंट्स होती थी, वहाँ पे उन चीज़ों को हाईलाइट किया जाता था। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हमको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है, जो कि समुद्रगुप्ता के टाइम पीरियड का है। ये समुद्रगुप्ता के विक्ट्रीज को, क्वालिटीज़ को हाईलाइट करता है। ठीक है, फिर आपका डोनेटिव रिकॉर्ड्स। तो ये बेसिकली आपका जो भी गिफ्ट हो गए, डोनेशंस हो गए, उनका रिकॉर्ड रखते थे, जैसे कि मनी हो गया, कैटल हो गया, कितना मनी जीता, कैटल जीता, कितना लैंड जीता, कितने टेम्पल्स बनाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती थी। इसका जो पर्पस था ना, मोस्टली पर्पस था रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस। ठीक है, फिर आपका लैंड ग्रांट इंस्क्रिप्शंस। ये इंस्क्रिप्शन लैंड ग्रांट का रिकॉर्ड रखते हैं। ग्रांट मोस्टली आपके चीफ और जो प्रिंस होते हैं ना, उनके द्वारा दिए जाते थे। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एंशिएंट इंडिया के लैंड सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। समझ में आ गया। और कौन सी लैंग्वेज इसमें ज़्यादातर यूज की गई है? प्राकृत, संस्कृत, तमिल एंड तेलुगु। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, और ये ज़्यादातर ना आपका कॉपर प्लेट्स पर इनग्रेव किया गया है। कॉपर प्लेट्स पर क्यों किया गया है? क्योंकि कॉपर आपका ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है। समझ में आ गया। ये लैंड किनको दिए जाते थे? जैसे मॉन्क्स हो गए, प्रीस्ट हो गए, टेम्पल्स को, मोनेस्ट्रीज को, ऑफिशियल्स को, वासल्स को। समझ में आ गया। तो इनको ये लैंड जो है ग्रांट किया जाता था, तो उसका रिकॉर्ड जो है इस पर लिखा जाता था। तो आई होप आपको ये जो है ना पूरा समझ में आया होगा। एक बार शुरू से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि किस तरीके से एंशिएंट इंडियन टाइम से हम लोग को कॉइन्स मिले, और वो कॉइन्स किन मेटल्स के बने होते थे, कैसे बनाते थे, वो हमने डिस्कस किया। इन कॉइन्स के जरिए हमें रूलर्स का नाम पता लगा, एडमिनिस्ट्रेशन पता लगा, उनकी इकोनॉमी पता लगी हमको। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया इंस्क्रिप्शंस के बारे में, राइट। तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है स्टडी ऑफ कॉइन को क्या कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा कि ये जो इंस्क्रिप्शंस है ना, ये कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं हमको? सील्स, स्टोन पिलर्स, रॉक्स, कॉपर प्लेट्स, टेम्पल वॉल्स, वुडन टैबलेट्स, ब्रिक्स हो गए, आपके इमेजेस हो गए, यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है, राइट। देन कौन कौन से इंस्क्रिप्शंस हैं, कौन कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट आपका जो होने वाला है, वो होने वाला लिटरेरी सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, तो ये पार्ट 3 है चैप्टर नंबर 3 का। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने मटेरियल रिमेन्स, यानी कि ऐसे कौन कौन से मटेरियल्स है, जैसे एनिमल फॉसिल्स हो गया, आपका पॉटरी हो गया, पेंटिंग हो गया, जो भी चीज़ें हमको एंशिएंट टाइम से मिली हैं, उनको स्टडी करके हमको एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में क्या पता लगता है, ये हमने समझा था, राइट। इसके बाद हम लोगों ने पार्ट 2 में कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा था। तो कॉइन्स से हमें ये पता लगा था कौन सा किंग कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता था, उस टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी। इंस्क्रिप्शंस में हमने किंग के अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ा, कितने टाइप के इंस्क्रिप्शंस होते हैं, ये सारा कुछ हमने समझा था, राइट। आज हम लोग करने वाले हैं लिटरेरी सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। ये पार्ट 3 है। पार्ट 4 जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम लोग फॉरेन अकाउंट से ये पूरा टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे, और वो प्रोबेबली आपका लास्ट पार्ट होगा चैप्टर 3 का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, लिटरेरी सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। नाउ जब मैं आपको बोल रही हूँ लिटरेरी सोर्सेज, तो लिटरेरी सोर्सेज से आप क्या समझते हो? तो लिटरेरी सोर्सेज का मतलब होता है कोई भी ऐसा एविडेंस, कोई भी चीज़ जो आपका रिटन फॉर्म में अवेलेबल हो, कोई भी डॉक्यूमेंट। समझ में आ गया। नाउ जो एंशिएंट इंडियंस थे ना, वो 2500 BC तक लिखना नहीं जानते थे। ठीक है, तो एक्चुअली में जो रिटन फॉर्म में चीज़ें लिखने का जो ये पूरा कल्चर स्टार्ट हुआ ना, वो इस टाइम पीरियड के बाद हुआ। समझ में आ गया। तो जो हमें सबसे पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट देखने को मिलती है ना, वो 4th सेंचुरी AD को बिलोंग करती है, जो हमको सेंट्रल एशिया से मिली है। ठीक है,
नाउ इंडिया में जो भी चीज़ें लिखना शुरू हुई थी ना, वो सबसे पहले आपका पाम लीव्स में या बर्च बार्क पे, इन पे देखने को मिलता है हमको, ठीक है। सेंट्रल एशिया में ज़्यादातर लोग आपके शीप के लेदर पे, वुडन टैबलेट्स पे, इन पे लिखा करते थे, ठीक है। और जो भी एविडेंसेस मिले हैं रिटन फॉर्म में, वो सारे के सारे हमने प्रिजर्व करके रखे हैं, या तो किसी लाइब्रेरी में या तो म्यूजियम में, ठीक है। नाउ अब उस टाइम पे ना, क्योंकि प्रिंटिंग का इतना ऑप्शन नहीं था, प्रिंटिंग अवेलेबल नहीं था, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है, क्योंकि उनका एक ही कॉपी है जो हमें देखने को मिलता है, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ अब जितने भी हमको लिटरेचर्स मिले हैं, जितने भी हमको रिटन एविडेंसेस मिले हैं, उनमें सबसे ज़्यादा हम लोग को रिलीजियस लिटरेचर्स ही मिले हैं, जो किसी ना किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हैं। जैसे कि सबसे पहले वैदिक टेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें ऋग्वेदा, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मणास, आर्यंकास, उपनिषद, ये सारे ही रिलीजियस बुक्स हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। और इन सभी रिलीजियस बुक में, जैसे कि आपका ऋग्वेदा में प्रेयर्स के बारे में दे रखा है, इनमें आपका रिचुअल्स के बारे में, मिथ के बारे में, फिलॉसफी के बारे में दे रखा है। डोंट वरी, इन सबको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, राइट। अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हमको क्या जानने को मिलता है और किन चीज़ों से जानने को मिलता है, राइट। तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद उपनिषद को फिलोसफिकल स्पेक्यूलेशंस भी कहा जाता है। वेदांगास में आपके फिनोटेक्स, रिचुअल्स, ग्रामर, एटिमोलॉजी, मेट्रिसेस, एस्ट्रोनॉमी, इन सब का हमको पता चलता है, राइट। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है पनीनीज अष्टाध्यायी। तो पनीनी जो थे ना आपके, ये आपके संस्कृत की नॉलेज इनको काफ़ी ज़्यादा थी। इन्होंने संस्कृत के ऊपर ग्रामर की बुक्स भी लिखी हैं, तो इनको फादर ऑफ लिंग्विस्टिक भी बोला जाता है। समझ में आ गया। तो इन्होंने 450 BC के आसपास ना ये बुक लिखी थी अष्टाध्यायी, ठीक है, जिसमें संस्कृत का ग्रामर बेस और ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन दे रखी है सोसाइटी के बारे में, पॉलिटी के बारे में। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने संस्कृत में लिखी हुई है। तो इससे हमें उस टाइम की सोसाइटी के बारे में पता लगा। अच्छा, इनको ये लैंग्वेज बोलनी आती थी, ये सारी चीज़ें हमको पता लगी। इसके बाद नीचे आ जाओ एपिक्स। तो दो आपको पता होगा, एक महाभारत और एक रामायण। ये दोनों बहुत ही बड़े आपके एपिक्स हैं, पुराण हैं। इनका जो फाइनल कॉम्पोजिशन था ना, वो 400 AD में जाके प्रिपेयर्ड हुआ था, ठीक है। अब अगर महाभारत की बात करें तो ओरिजिनली इसमें 8800 वर्स थे, फिर लेटर इसमें 1 लाख हो गए। तो बेसिकली फाइनल कंपाइलेशन जो है उसमें 1 लाख आपके वर्सेस हैं। समझ में आ गया। इसके बाद इसमें कहानी है कौरव की, पांडव की, इनके बीच में जो वॉर हुआ था उसको लेके है। तो ये पूरा इसमें डिफाइन कर रखा है। फिर आपका रामायण के बारे में हम सभी को पता है। रामायण जो है इनको वाल्मीकि जी ने कंपोज किया था। इसमें ओरिजिनल आपके 6000 वर्स थे, जो फाइनल कंपोजिशन है उसमें आपके 24,000 वर्सेस है, ठीक है। फिर आ जाओ इधर पुराण्स पे। तो ये जितने भी आपके रामायण, महाभारत, ये जो पुराण्स हैं, इनको फाइनल इनका जो कंपाइलेशन है ना, वो 400 AD के आसपास प्रिपेयर्ड हो गया था, ठीक है। फिर है पोस्ट वैदिक रिचुअल टेक्स्ट। तो पोस्ट वैदिक, जब आपका वैदिक पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद भी हमको कुछ टेक्स्ट देखने को मिले। फिर ये 3 आपके पोस्ट वैदिक लिटरेचर्स हैं। और जैसे इस बुक में आपका रॉयल सैक्रिफाइसेस के बारे में बता रखा है, इसमें आपका डोमेस्टिक रिचुअल्स के बारे में बता रखा है, इसमें आपका ज्योमेट्री के बारे में बता रखा है, कंस्ट्रक्शंस के बारे में बता रखा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको इनके नाम जो है पता होने चाहिए। इसके बाद नीचे आ जाओ बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो जो हमें सबसे पुराने बुद्धिस्ट लिटरेचर देखने को मिलते हैं ना, वो ज़्यादातर पाली लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इनसे हमें कैनोनिकल टेक्स्ट का पता चलता है। कैनोनिकल टेक्स्ट का मतलब है आपका ऑथेंटिक पार्ट। बुद्धा के टाइम इंडिया की सोसाइटी कैसी रही होगी, रूलर्स का डिस्क्रिप्शंस वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सिर्फ बुद्धा की लाइफ ही नहीं, बल्कि उनके रॉयल कंटेम्प्रेरीज, मगध हो गया, नॉर्थ बिहार हो गया, ईस्टर्न यूपी हो गया, उनके किंग्स का भी जिक्र हमें देखने को मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाओ जैन लिटरेचर, जो कि हमें प्राकृत लैंग्वेज में देखने को मिलता है, जिसको कंपाइल किया गया था 6th सेंचुरी AD में। कहाँ पे? वल्लभी, गुजरात में। समझ में आ गया। जो हमें इन्फॉर्मेशन देता है पॉलिटिकल हिस्ट्री की, बिहार का कैसा रहा होगा, यूपी का कैसा रहा होगा महावीरा के टाइम में। समझ में आ गया। तो उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। फिर आपका रिपीटेड रेफरेंसेस दे रखा है, ट्रेड एंड ट्रेडर्स के बारे में सब कुछ बता रखा है। तो इनसे भी हमें काफ़ी कुछ जो है जानने को मिलता है। फिर आपका सेक्युलर लिटरेचर। तो सेक्युलर लिटरेचर में हमें डिफरेंट रिलीजन्स की ना लॉ बुक्स हैं जो देखने को मिल जाती हैं, जिनमें हमें वर्ण, ड्यूटीज़, मैरिज, इनहेरिटेंस, पनिशमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है। जैसे कि सबसे पहला आपका अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य/चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने लिखी थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ बुक है, जो आपकी पॉलिटिक्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफ़ी डिटेल में बताता है, ठीक है। ये जो बुक है ना, ये 15 बुक्स में डिवाइडेड है ये, ठीक है। इसका जो फाइनल फॉर्म है ना, वो आपका क्रिश्चियन एरा 1st सेंचुरी AD
इन्हीं के आसपास में आया था, लेकिन इसके जो अर्लीस्ट पोर्शन है ना वो मौर्यन पीरियड की सोसाइटी, इकोनॉमी वगैरह को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो काफ़ी रिच सोर्स है पॉलिटी, इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानने के लिए। इसके बाद है हमारे पास ग्रामेटिकल वर्क। तो रिलीजियस टेक्स्ट के अलावा कुछ ग्रामेटिकल वर्क्स भी हैं जो हिस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे बड़ा तो एग्जाम्पल यहाँ पे आपका पनीनी अष्टध्यायी है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। संस्कृत ग्रामर बुक है ये पनीनी अष्टध्यायी, जो आपका 450 BC में लिखा गया एक संस्कृत ग्रामर बुक है। इनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है जनपदास के बारे में। फिर आपका पतंजलि कॉमेंट्री है जो पोस्ट मॉडर्न इन्फॉर्मेशन हमको देता है, पोस्ट मॉडर्न टाइम किस तरीके से था। इनके अलावा भी कुछ और राइटर्स हैं हमारे पास, जैसे कि क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर की बात करें तो इनमें हमें भाषा, शूद्रका, कालिदास, ये सारे जो हैं राइटर्स हैं, इनके बारे में हमको पता लगता है। ये लोग बेसिकली अपने राइटिंग के थ्रू उस टाइम की सोसाइटी के बारे में बताते हैं बाय राइटिंग डिफरेंट पोयम, नाटक। जैसे सबसे फेमस नाटक जो है जो कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है वो अभिजान शकुंतलम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपसे ना एक बार ये क्वेश्चन प्री में बना भी था कि ये किसने लिखा है, तो इसके राइटर कौन है? कालिदास जी हैं। सबसे फेमस ड्रामा है ये, और इनकी राइटिंग में हमें डिफरेंट क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक साइड, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बल्कि हमें इसमें गुप्ता पीरियड की सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ, इनके भी ग्लिम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद है संगम लिटरेचर। तो संस्कृत के अलावा भी ना हमें कुछ तमिल टेक्स्ट भी देखने को मिलते हैं जिनको हम लोग संगम लिटरेचर कहते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट आपके 3 से 4 सेंचुरी तक लिखे गए थे, और जिन पोएट्स ने लिखा था ना, तो बेसिकली संगम का मतलब होता है एक असेंबली टाइप। ठीक है, तो वो असेंबली टाइप में इकट्ठा होते थे, पोएम्स को लिखते थे, समझ में आ गया। फिर इनका कंपाइलेशन प्रिपेयर हुआ, तो बेसिकली 30,000 लाइन्स ऑफ पोट्री जो है ये हमें संगम लिटरेचर में देखने को मिलती है। ठीक है, उनको हम लोगों ने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे कि आपका इटुक्कोटे ये आपका 8 एंथोलॉजीज है, ये पट्टू ये आपके 10 सॉन्ग्स है, एक है पुरानानुरू ये आपके 400 ऑफ एक्सटीरियर्स है। समझ में आ गया, तो इन्हीं को हमने ऐसे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, नाउ इनका नेचर कैसा होता था संगम टेक्स्ट का? तो संगम टेक्स्ट आपके रिलीजियस नहीं होते थे बल्कि सेक्युलर होते थे। इन पोएम्स में ना ज़्यादातर आपके जो हीरोज होते हैं उनके बारे में, हीरोइंस के बारे में, वॉरियर्स के बारे में, चीफ्स के बारे में, गिफ्ट के बारे में, बैटल्स के बारे में इनकी तारीफ लिखी होती थी। ये आपके हाई क्वालिटी लिटरेचर है। ठीक है, ज़्यादातर पोएम्स ना आपके डिटेल में मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स को, गिफ्ट को, वॉरियर्स को, इनको डिटेल में बताते हैं। समझ में आ गया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इनमें हमें चेरा, चोला, पांड्या किंग्स जिन्होंने साउथ इंडियन डायनेस्टीज पे रूल किया है ना, उनके किंग्स के बारे में हमें देखने को मिलता है। और संगम टेक्स्ट में ना हमें काफ़ी बड़े बड़े सेटलमेंट्स यानी कि काफ़ी बड़े बड़े एरियाज़ का जिक्र भी देखने को मिलता है, जैसे कि आपका कावेरी पट्टनम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी था। अब इसका हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी देखने को मिलता है, मतलब ये जो जिसके बारे में संगम टाइम में लिखा गया था ये बात सच है, एक बहुत बड़ा फ्लोरिशिंग टाउन था ये। समझ में आ गया। संगम टेक्स्ट में ना यावना ट्रेडर्स यानी कि यावना का मतलब होता है आपका जो ग्रीक और रोमन्स होते हैं ना, उनका भी जिक्र था। ठीक है, वो अपनी शिप्स, वेसल्स वगैरह में आते थे। पेपर हो गया, गोल्ड हो गया, इंपोर्टेड वाइन्स हो गया, स्लेव्स हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सप्लाई करते थे, यहाँ से ले जाते थे। और ये जो इस तरीके के ट्रेड्स है ना, ये हमको सिर्फ संगम टेक्स्ट में ही नहीं बल्कि ग्रीक और जो लेटिन राइटिंग्स है वहाँ भी हमें देखने को मिलते हैं। मतलब फॉरेन अकाउंट्स में भी इस चीज़ का एविडेंस जो है हमें देखने को मिलता है। समझ में आ गया। तो नाउ मैंने ये सोचा था कि मैं आप लोगों को यहीं तक कराऊंगी आज के वीडियो में। ठीक है, लेकिन वीडियो काफ़ी छोटी बनी है, तो सोचियो मैं नेक्स्ट टॉपिक भी फटाफट कंप्लीट करा देती हूँ। तो वो है हमारा फॉरेन अकाउंट्स। तो देखो, जो भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ा उसमें जो भी लिटरेरी सोर्सेज के बारे में आपने पढ़ा, आपने जो इंडिया में जो सोर्सेज मिले हैं ना उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम फॉरेन अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फॉरेनर्स ने क्या लिखा है इंडिया के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, उस चीज़ से हमें क्या समझ में आया, क्या हमको जानने को मिला, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंडिया की हिस्ट्री के लिए ना जो हमारे इंडिजीनियस लिटरेचर है यानी कि जो हमारे अपने लिटरेचर है वो तो इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन उनके अलावा फॉरेन अकाउंट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब फॉरेन अकाउंट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो कौन आए थे इंडिया? ठीक है, तो इंडिया आपको पता है ग्रीक्स आए थे, रोमन आए थे, चाइनीज़ आए थे, कभी ट्रैवलर के रूप में आए थे, कभी रिलीजियस कन्वर्ट्स के रूप में आए थे। तो ये लोग जो इंडिया में जो भी इन लोगों ने देखा उसको रिकॉर्ड में लिखा अपने, और वो क्या चीज़ें लिखा, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है यहाँ पे जो अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन हुआ था, ठीक है, वो आपका इंडियन सोर्सेज में मेंशन ही नहीं है। ठीक है, उसके बारे में जो भी हमें पता चला है ना वो हमें सिर्फ ग्रीक सोर्सेज से ही पता चला है। समझ में आ गया। तो सोचो फॉरेन अकाउंट्स हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैंने आपको बताया हमारे इंडिजीनियस लिटरेचर के अलावा भी फॉरेन अकाउंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। साथ ही जो क्रोनोलॉजी है ना कि अच्छा पहले गुप्ता पीरियड था कि पहले मौर्यन पीरियड था। अब कई बार क्या होता है, कई राजाओं के नाम भी सेम होते हैं, एक है चंद्रगुप्त मौर्य और एक है चंद्रगुप्त जो गुप्ता पीरियड के हैं। ठीक है, तो अब इनका नाम सेम है तो वो कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना इनमें हमें ज़्यादा क्लैरिटी ना इन फॉरेन अकाउंट से ही देखने को मिलता है।
तो जो भी फॉरेन अकाउंट्स है ना, इनसे हमें क्रोनोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, क्रोनोलॉजी समझने में। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया था, कब तक आया था, कैसे आया था, ये सारा कुछ हमें ग्रीक अकाउंट से समझने को मिल जाता है। ठीक है, नाउ अब ग्रीक अकाउंट्स की अगर बात करें तो ग्रीक अकाउंट्स एक तो सबसे पहले हमको अलेक्जेंडर के इन्वेजन का पता लगता है, अलेक्जेंडर की हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, कैसे उन्होंने इन्वेजन किया था, इंडियन पॉलिटी कैसी थी उस टाइम में, क्या ज्योग्राफी था उस समय का, वो सारा कुछ हमें यहाँ से पता लगता है। ठीक है, नाउ ग्रीक राइटर्स ने क्या किया, जब भी वो लोग इंडिया की हिस्ट्री के बारे में लिखते थे ना, तो ऐसा डेट नहीं लिखते थे। वो क्या लिखते थे, जैसे मान लो चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रखी है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को वो किसी से कंपेयर करके लिखते थे। समझ में आ रहा है, दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली सैंड्रो कॉर्टिस कोई थे, इसको इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कंपेयर करके लिखा। समझ में आ गया, तो इससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य का रूल कब से स्टार्ट हुआ, क्या ईयर था, ये सारी चीज़ें जो थी ना पता चल गई थी। ठीक है, फिर है आपके मेगास्थनीस। मेगास्थनी एक ग्रीक एम्बेसडर थे जो चंद्रगुप्ता के कोर्ट में आए थे। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। क्लियर, अभी इसके राइटर का नाम पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब लेकिन ये बुक जो है ना, ये पूरी नहीं बची है, सिर्फ इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बुक से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली, इस बुक से हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि मौर्यन पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ठीक है, सोशल क्लास कैसा था, यानी कि सोसाइटी किस तरीके की थी, 7 फोल्ड डिवीजन में डिवाइडेड थी। फिर इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, एग्रीकल्चर कैसा था, मिलिट्री स्ट्रेंथ कैसा था, ये सारा कुछ जो मेजर इन्फॉर्मेशन है ना, वो हमें इसी बुक से पता लगा है, इंडिका से। समझ में आ गया। लेकिन कई बार ऐसा कहा जाता है कि ये थोड़ा एग्जैजरेट कर रखा है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेशन से चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ऐसा भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाओ ग्रेको रोमन अकाउंट्स। तो बेसिकली आपके जो ग्रीक और जो रोमन राइटर्स थे ना, उन्होंने इंडियन पोर्ट्स और इंडिया और रोम के बीच में जो ट्रेड आइटम्स होते थे उनके बारे में लिखा है। तो उनसे हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। जैसे कि सबसे पहला तो है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। ये बताता है कि रोमन ट्रेड कहाँ कहाँ से होता था। रेड सी एरिया से होता था, आपका पर्शियन गल्फ वाले एरिया से होता था, इंडियन ओशन से होता था। ठीक है, तो इसमें मेनली आपके पोर्ट्स के बारे में जो ट्रेड होता था आइटम, उन गुड्स का डिस्क्रिप्शन जो है वो हमें यहाँ से देखने को मिलता था। लेकिन इनके राइटर कौन थे वो अभी तक पता नहीं, तो ये एनोनिमस है। ठीक है, फिर आपका टॉलेमी ज्योग्राफी। तो बेसिकली इसमें ना हमें एंशिएंट ज्योग्राफी और कॉमर्स वगैरह के बारे में इससे हमें पता चलता है। ठीक है, फिर आपका प्लिनी द एल्डर, इससे हमको ट्रेड पता चलता है, इंडिया और इटली के बीच में किस तरीके का ट्रेड होता था, कैसे चीज़ें क्या क्या चीज़ें जाती थी, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ से पता चलती है। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट जो है ये ग्रेको रोमन स्कॉलर, वो थे कॉस्मोस इंडिकोप्लेस्टेस। तो बेसिकली इन्होंने जो क्रिश्चियंस इंडिया में थे, श्रीलंका में थे, उनके बारे में मेंशन किया था, हॉर्स ट्रेड के बारे में मेंशन किया था। तो बेसिकली ये जो थे ना, ये इन्होंने क्रिश्चियन टोपोग्राफी के ऊपर लिखा था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाओ लास्ट फॉरेन अकाउंट है जो कि है चाइनीज़ अकाउंट। तो दो मेन चाइनीज़ ट्रैवलर का नाम आप लोग सुनोगे, एक तो है फाहिन और दूसरा आपका हुनसैंग। फाहिन जो है ये गुप्ता पीरियड में आए थे, तो इनसे हमें चंद्रगुप्त सेकंड का रिन कैसा था, उस टाइम पीरियड के लोग कैसे थे, सोसाइटी कैसी थी, वो बेसिकली हमें इन्हीं के अकाउंट से पता चलता है। इनका पर्पस इंडिया आने के पीछे का था बुद्धिस्ट श्राइन को विजिट करना, स्क्रिप्चर्स को कलेक्ट करना, और इन्होंने अपने अकाउंट में ना बहुत डिटेल में सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बता रखा है गुप्ता पीरियड के। ठीक है, इन्होंने गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हर चीज़ को मेंशन किया है। साथ ही उस टाइम में अनटचेबिलिटी, कास्ट प्रैक्टिसेस भी थी जिसको इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है। फिर इसके बाद सेकंड जो चाइनीज़ ट्रैवलर हैं वो है हमारे पास हुनसैंग। ये आए थे हर्षा के टाइम में आए थे, हर्षा राजा के टाइम में आए थे। ये आए थे आपके बुद्धिज्म स्टडी करने नालंदा यूनिवर्सिटी से। इन्होंने बहुत डिटेल ऑब्जर्वेशन किया उस टाइम की सोसाइटी के बारे में, पॉलिटी, सोसाइटी, एजुकेशन, रिलीजन, सब के बारे में। और इनके नोट से हमें पता लगा कि किस तरीके से जो बुद्धिज्म है वो कुछ एरियाज में कैसे डिक्लाइन हो गया। समझ में आ गया। इन्होंने हर्षवर्धन एम्पायर के बारे में भी लिखा था, तो इनसे हमें इनके एम्पायर के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, तो बेसिकली ये थे कुछ फॉरेन अकाउंट्स। अब इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे विलेज स्टडी एज अ सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो बेसिकली ये पार्ट 4 है चैप्टर नंबर 3 का। इससे पहले हम लोग 3 पार्ट्स ऑलरेडी इस चैप्टर के कर चुके हैं डिस्कस, जिसमें हम लोगों ने मटेरियल रिमेन्स समझा था, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस के बारे में समझा था, लिटरेरी सोर्सेज के बारे में समझा था, एंड फॉरेन अकाउंट्स के बारे में समझा था। राइट, आज हम लोग पढ़ने वाले विलेज स्टडी एज अ सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो बेसिकली इस चैप्टर में ना हम लोग अपनी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानना चाह रहे हैं। जो भी हमें चीज़ें मिली हैं, जैसे कि मटेरियल रिमेन्स में एनिमल फॉसिल्स हो गए, पॉटरीज हो गए, और जो भी इनके अलावा जो भी चीज़ें मिली हैं उनसे इनके बारे में समझ रहे हैं। देन कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन में हम लोगों ने कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन के जरिए हमको कैसे किंग के बारे में पता लगता है, उनके
एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनकी इकोनॉमी के बारे में, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। एंड लास्ट वीडियो में पार्ट 3 में हम लोगों ने लिटरेरी सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, जो भी हम लोगों को रिटन एविडेंसेस मिले हैं, चाहे वो किसी फॉरेनर के हों चाहे इंडिया के हों, वो सारे हम लोगों ने डिस्कस किए थे, राइट। आज हम लोग करने वाले हैं विलेज स्टडी, यानी कि जो भी हम लोगों को एविडेंसेस मिले हैं ना, उनसे हमें क्या पता लगा है कि उस टाइम का जो विलेज था वो किस तरीके का था, कैसे लोग रहते थे, कैसे लाइफ थी, वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं। तो विलेज स्टडी एज अ सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यानी कि विलेज की जो स्टडी की है ना, इससे हमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में क्या पता चलता है, ठीक है। सबसे पहला तो है आपका सर्वाइवल्स ऑफ ट्रेडिशन। तो बेसिकली गाँव की जो लाइफ थी ना, उसमें लोग ट्रेडिशनली एक साथ मिलकर कोई भी आपके फीस्ट हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, पूजाज हो गए, इनको मिलके सेलिब्रेट करते थे, ठीक है। तो ये हमें दिखाता है कि पुराने ट्राइबल सोसाइटी में क्या था, इगैलिटेरियन सोसाइटी थी। किस तरीके की सोसाइटी थी? इगैलिटेरियन, मतलब कि सब बराबर थे, सबका पार्टिसिपेशन बराबर था और सोसाइटी ज़्यादा आपकी कलेक्टिव थी, ठीक है, और सब लोग एक दूसरे पे डिपेंड करते थे, ठीक है। इसके बाद है क्लैन एंड कास्ट लॉयलिटी। तो आज भी गाँव में ना लोगों की अपनी कास्ट होती है, अपना खानदान है, अपनी जाति है, तो वो एक पर्टिकुलर क्लैन से बिलोंग करते हैं, तो उस क्लैन की तरफ उनकी लॉयलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें आज भी देखने को मिलती है, ठीक है। और ये जो लॉयलिटी है ना, ये एक तरीके से आपका पुराने ज़माने की ट्राइबल बॉन्डिंग का कंटिन्यूएशन है, ठीक है। तब से बॉन्डिंग चलती आ रही है जो आज तक चलती जा रही है, ठीक है। फिर आपका रिचुअल्स, तो जैसे कि जो आज भी हम लोग रिचुअल्स देखते हैं, चाहे वो शादी के दौरान देखते हो कि ये कस्टम्स फॉलो होंगे, चाहे वो पूजा के दौरान होते हैं, चाहे वो फेस्टिवल के दौरान होते हैं, तो ये जो हम लोग पैटर्न देखते हैं, ये जो कस्टम्स देखते हैं, ये बेसिकली रिचुअल्स जो है ना पुराने समय से ही चलते आ रहे हैं, जो आज भी कंटिन्यू हो रहे हैं, ठीक है। फिर है कास्ट प्रैक्टिसेस। तो जैसे अब पुराने टाइम में क्या होता था, जो हाई कास्ट के लोग हैं ना, वो गाय का दूध नहीं निकालेंगे, वो खेत में जाके काम नहीं करेंगे, तो वो ऐसा सोचते थे कि हम लोग ये काम नहीं करेंगे, बल्कि ये जो निचली कास्ट वाले लोग हैं ना वो करेंगे। तो इस चीज़ से ना, इस सोच ने ना बेसिकली आपका अनटचेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया, जिसमें कुछ काम को माना जाता था कि नीचे कास्ट के लोग करेंगे, उनको हम लोग नहीं छू सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये हमें दिखाता है। इसके बाद है जेंडर इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी सिर्फ आपका कास्ट तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि जेंडर के रिलेशंस में भी था। कुछ काम थे स्पेसिफिकली जो सिर्फ औरतें करेंगी, कुछ काम थे जो सिर्फ मर्द करेंगे, तो उनके बीच का जो रिलेशनशिप था ना वो अनइक्वल था, ठीक है। जैसे कि टिल 1930s तक ना हमें बिहार में सती प्रथा जो है वो देखने को मिली थी कि अगर किसी हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसके साथ ही वाइफ को जला दिया जाता था, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सती प्रथा। इसके बाद है धर्मशास्त्र रिफ्लेक्शन। तो धर्मशास्त्र बेसिकली आपका एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट है, जैसे कि मनुस्मृति हो गया या कोई भी ऐसे जो भी टेक्स्ट बुक्स होते थे ना, वो इनमें आपके रूल्स, जब आप पूजा कर रहे हो तो किस तरीके से पूजा होना चाहिए, क्या क्या रिचुअल्स होना चाहिए, वो सारी चीज़ें लिखी हुई थी, ठीक है। तो बेसिकली एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक गाइडलाइंस की तरीके से ट्रीट किया जाता था पुराने ज़माने में, ठीक है। तो बेसिकली जो भी आपके रिचुअल्स के दौरान जो भी रूल्स होंगे, कास्ट रूल्स होंगे, इनइक्वालिटीज़ होंगे, ये सारा कुछ इसी बुक से फॉलो किया जाता था एंशिएंट सोसाइटी में, समझ में आ गया। इसके बाद आ जाओ नेचुरल साइंस एज अ सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो हमारे जो हिस्टोरियंस थे ना, उनको ऐसा लगता था कि अगर एंशिएंट हिस्ट्री की हम लोगों को स्टडी करनी है ना, तो वो किसके बेसिस पे करते थे? पहले सोशल साइंस के बेसिस पे, जैसे कि आपका सोशियोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इनका यूज़ करके वो लोग एंशिएंट इंडिया की जो है ना हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट किया करते थे, समझ में आ गया। लेकिन ये शिफ्ट थोड़ा आपका 30 साल पहले ये शिफ्ट थोड़ा चेंज हुआ। तो हिस्टोरियंस ने ना अब आपका सोशल साइंस के साथ साथ नेचुरल साइंस, जैसे कि आपका केमिस्ट्री हो गया, जियोलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये सारी चीज़ें भी इस्तेमाल करने लग गए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को प्रिडिक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री आपके पुराने टूल्स, पॉटरी, पेंट्स, मेटल के कंपोजिशन वगैरह समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इससे हमें ना उनकी टेक्नोलॉजी, ट्रेड रिलेशंस, इन सारी चीज़ों का पता चलता है। फिर आपका जियोलॉजी की अगर बात करें तो पुराने ज़माने में लोग किस टाइप की मिट्टी, पत्थर या कैसे मटेरियल्स वगैरह यूज़ करते थे, या नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे कि आपका फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, रिवर शिफ्ट्स हो गए, उनका स्टडी करके उनके सेटलमेंट पैटर्न समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है, ठीक है। फिर आपका बायोलॉजी, तो पुराने बोन्स हो गए, आपके सीड्स हो गए, क्रॉप्स हो गए और ह्यूमन रिमेन्स हो गए, उनका एनालिसिस करके लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स हो गया, डिजीज़ हो गया, पॉपुलेशन ट्रेंड्स हो गया, ये सारा चीज़ जो है ना हमको समझ में आता है, ठीक है। देन है आपका सिग्निफिकेंस। तो बेसिकली ये सारे जो एविडेंस है ना, ये साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव प्रूफ देते हैं, जो कभी कभी आपको टेक्स्ट में या किसी मिथ से या किसी से सुन के ना ज़्यादा समझ में नहीं आता और ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन जैसे आप ये एविडेंसेस देखते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि अच्छा हाँ, एंशिएंट इंडियन सोसाइटी जो है ना, इसकी रियलिस्टिक पिक्चर ना कुछ इस तरीके की रही होगी, समझ में आ रहा है। फिर आप उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी हेल्प करता है हिस्टोरियंस को।
देन है आपका हिस्टोरिकल सेंस इन एंशिएंट इंडिया। तो हिस्टोरिकल सेंस इन एंशिएंट इंडिया कहने का मतलब ये है आपका कि जो आपके एंशिएंट टाइम के लोग थे ना, वो हिस्ट्री को समझने, रिकॉर्ड करने और प्रिजर्व करने की उनमें कितनी समझ थी, कितनी अंडरस्टैंडिंग वो लोग रखते थे, ये चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि पहला आपका क्रिटिसिज्म। तो काफ़ी सारे ऐसे एंशिएंट इंडियंस पर ना अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्हें ना हिस्ट्री लिखने की समझ नहीं थी, सेंस ऑफ राइटिंग नहीं था उनके पास, कैसे लिखते हैं। जैसे कि हम लोग ग्रीक्स का रिकॉर्ड देखते हैं, या फिर हम लोग जो हिस्ट्री हम लोग आज जैसे लिखते हैं वैसे नहीं लिख पाते थे। तो इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। ठीक है, फिर है आपका पुराण्स। तो बेसिकली आपका हमें ना पुराण्स जो है वो एक तरीके का हिस्ट्री देखने को मिलता है पुराण्स में। ठीक है, टोटल कितने पुराण्स हैं आपके? 18 पुराण्स है, याद रखना ये चीज़। तो पुराण्स एक तरीके से ना आपके इंसाइक्लोपीडिया थे, जिसमें हमें माइथोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, रिचुअल्स, इनके साथ साथ डायनेस्टिक हिस्ट्री का भी पता चलता था। ठीक है, लेकिन ये डायनेस्टिक हिस्ट्री का पता सिर्फ हमको गुप्ता पीरियड तक चलता है, गुप्ता पीरियड के बाद नहीं। ठीक है, तो ये आपके प्लेसेस हो गए, कॉजेज हो गए, उनसे होने वाले इफेक्ट्स हो गए, उनका जिक्र भी था इनमें। ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत अजीब सी चीज़ ये नोटिस की गई कि पास्ट इवेंट्स को ना फ्यूचर टेंस में लिखा गया था। ठीक है, मतलब जैसे आपका ऐसा होगा ये लिखा गया है, जबकि वो चीज़ आप जो लिख रहे हो वो पहले हो चुकी है। समझ में आ रहा है? तो उसको आपको ऐसे नहीं लिखना चाहिए कि आप वो फ्यूचर में होगा, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। और जो पुराण्स के जो ऑथर्स है ना, वो ना चेंज यानी कि बदलाव के कॉन्सेप्ट से ना काफ़ी हद तक फेमिलियर थे। मतलब उनको पता था कि चीज़ें बदल रही हैं। जैसे उन्होंने हिस्ट्री को ना 4 एजेस में डिवाइड कर दिया, 4 युग में। जैसे कि आपका कृता हो गया, त्रेता हो गया, द्वापर हो गया, काली युग हो गया। और आपका हर नया युग जो है ना वो पुराने से बुरा माना गया है। तो जैसे जैसे युग बदलते गए वैसे वैसे मॉरल वैल्यूज़, सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीज़ें जो है विद टाइम गिरती चली गई। ठीक है, फिर आपका एरास क्रोनोलॉजी सिस्टम। तो बेसिकली आपका एंशिएंट इंडिया में अलग अलग ठीक है शुरू हुए, जिनके बेसिस पर इवेंट्स जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला आपका विक्रम संवत जो आपका 57 से लेके 58 BC तक था। फिर आपका शाका संवत जो 78 AD तक था। फिर गुप्ता एरा हो गया 319 AD तक था। ठीक है, तो बेसिकली जो इंस्क्रिप्शंस है ना वो इनके बेसिस पे रिकॉर्ड किए गए हैं। ठीक है, फिर आपका इंस्क्रिप्शंस एज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। तो इंस्क्रिप्शंस में भी आपका टाइम और प्लेस के कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ इवेंट्स जो है लिखे गए हैं। जैसे कि एग्जांपल अशोका के ना 37 ईयर्स के ऋण में, यानी कि 37 ईयर्स जो उन्होंने रूल किया ना, उसमें उन्होंने अपने जो भी उनके इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं उनकी लाइफ से जुड़े हुए उन चीज़ों को प्रॉपर रिकॉर्ड करवाया है। समझ में आ गया? इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, अशोका के एडिक्ट्स के थ्रू, पिलर्स के थ्रू। समझ में आ गया? तो ये दिखाता है कि उन्होंने अपने ऋण का एक हिस्टोरिकल अकाउंट जो है वो बनवाया है। समझ में आ गया? इसके बाद आपका हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शंस। ये ना खारावेला ऑफ कलिंगा, इन्होंने ना अपनी लाइफ के इवेंट्स ईयर बाय ईयर जो है रिकॉर्ड करवाए हैं इस इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये भी देखने को मिलता है हमको। इसके बाद है बायोग्राफिकल लिटरेचर। तो बेसिकली बायोग्राफी का मतलब होता है किसी इंसान के ऊपर, किसी इंसान के बारे में लिखना। ठीक है, तो कई सारे ऐसे किंग्स हैं जिन्होंने अपने ऊपर राइटिंग्स लिखवाई हैं, जिन्होंने अपने बारे में लिखवाया है, लिखा है। ठीक है, तो उनसे भी ना हमें एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। जैसे कि आपकी हर्षचरित्रा बाय बाणाभट्टा। ठीक है, ये जो है ना ये हर्षवर्धन की लाइफ के ऊपर लिखा गया है। ये एक सेमी बायोग्राफिकल वर्क है जो आपका ऑर्नेट स्टाइल में लिखा गया है, हाईली एग्जैजरेटेड है, लेकिन कोर्ट लाइफ, सोसाइटी, रिलीजन, इनकी क्लियर पिक्चर जो है ये बता देता है। ठीक है, फिर आपका रामचरिता बाय संध्याकारा नंदी। तो ये बेसिकली आपका कैवर्ता पीजेंट्स एंड पाला रूलर रामपाला, इनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी स्टोरी है ये। और इसमें रिजल्ट ये कि आपका रामपाला की विक्ट्री हो जाती है। तो ये आपका पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, पीजेंट्स की अपब्रिंगिंग्स, इनका रिकॉर्ड जो है ये देता है। ठीक है, फिर है आपका विक्रमान का देवचरिता बाय बिल्हाना। तो ये बेसिकली आपके चालुक्य किंग जो है विक्रमादित्य, उनके अचीवमेंट्स पर लिखा गया है, उनकी मिलिट्री सक्सेस को वगैरह को ये हाईलाइट करता है। ठीक है, फिर आपका मर्चेंट बायोग्राफीज। तो इसमें आपके सिर्फ किंग्स के ही नहीं बल्कि कुछ मर्चेंट्स की भी स्टोरीज वगैरह लिखी हुई है। फिर आपका मुशिका वंशा बाय अतुला। तो ये जो है ना आपका मुशिका डायनेस्टी ऑफ नॉर्दर्न केरला पर बेस्ड है। तो ये आपका एक बेसिकली रीजनल हिस्टोरिकल अकाउंट प्रोवाइड करता है। तो इससे भी काफ़ी कुछ हम लोगों को जानने को मिलता है। फिर आ जाओ इधर बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग। इसमें है आपका राज तरंगिनी बाय कल्हाना। ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट और बेस्ट एग्जाम्पल है हिस्टोरिकल राइटिंग का। इसमें आपका किंग्स ऑफ कश्मीर की बायोग्राफीज का एक सिस्टमैटिक कंपाइलेशन है। इसमें मॉडर्न हिस्टोरिकल राइटिंग के फीचर्स मिलते हैं, आपके सारे सीक्वेंस में मिलते हैं, सारे क्रोनोलॉजी में मिलते हैं, सब कुछ इसमें बहुत बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ टेक्स्ट जो हमें ये दिखाते हैं कि एंशिएंट इंडियंस में हिस्टोरिकल सेंस था, चाहे एग्जैजरेशन हो आपका, चाहे
चाहे माइथोलॉजिकल एलिमेंट हो, लेकिन साथ ही साथ ये वर्क्स आपके पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल लाइफ, कल्चरल वैल्यूज ये समझने में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है। समझ में आ गया। इसके बाद आ जाओ कंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया। तो बेसिकली अब जो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, राइट, अब हमारे पास एंशिएंट हिस्ट्री के तो मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, राइट। हमारे पास जैसे मटेरियल्स हैं, कॉइन्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, लिटरेरी सोर्सेज हैं, फिर जो भी हमें चीज़ें मिली उनके बिहाफ पे जो स्टडी हमने की है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो बेसिकली जो एंशिएंट हिस्ट्री है ना वो कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो इन सब का कंपाइल करके हमने एंशिएंट हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट किया है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, हमें दो सोर्सेज मिलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के। पहले तो है आपके लिटरेरी सोर्सेज, जो भी रिटन एविडेंसेस मिले हैं हमें, जो भी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किए। दूसरे मिलते हैं हमको जो मटेरियल्स मिलते हैं, राइट। अब उन मटेरियल्स में आपका सब कुछ आ जाता है जो भी हमें एग्जैक्टिवेशन से मिला है, चाहे आपके कॉइन्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, या फॉसिल्स हो गए, पॉटरी हो गए, सब कुछ तो मटेरियल रिमेन्स, ठीक है। तो इन दोनों को ही मिला के आपका एंशिएंट हिस्ट्री जो है कंस्ट्रक्ट होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है ना उसमें हम लोग रिटन जो रिकॉर्ड है ना उसको थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। जो आपके मटेरियल्स मिले हैं ना इनको हम लोग सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। नाउ तो जो भी आपके इंडिया के प्री हिस्टोरिक साइट हो गए, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिकल साइट्स हो, जो भी एग्जैक्टिवेट हुए हैं ना, उन एग्जैक्टिवेशंस के रिजल्ट को ना हम लोग मेन स्ट्रीम एंशिएंट हिस्ट्री में प्रॉपरली इंक्लूड नहीं करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, जो मैंने आपको जस्ट अभी समझाया, कि जब भी हम एंशिएंट हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करते हैं ना तो वहाँ पे हम लोग लिटरेरी सोर्सेज को प्राइमरी सोर्स की तरह ट्रीट करते हैं, और ये जो आपकी एग्जैक्टिवेशन से हमको जो भी चीज़ें मिली होती है ना उनको हम लोग सेकेंडरी सोर्स की तरह ट्रीट करते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजी। अगर हमें इंडियन सोसाइटी के स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन समझने, जैसे कि पहले ट्राइबल था, फिर आपका कैसे एग्रेरियन सोसाइटी आया जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, फिर आपका अर्बन, फिर आपका स्टेट फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी का डेटा लेना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, टूल्स हो गए, पॉटरी, सेटलमेंट्स, फूड हैबिट्स, ये सब हमें बताता है कि जो सोसाइटी थी ना उस टाइम की वो किस स्टेज पे थी। समझ में आ गया। तो इसीलिए है इंपॉर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम आर्कियोलॉजी या एग्जैक्टिवेशन नहीं करेंगे तो सोशल इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे ट्राइबल से एग्रेरियन सोसाइटी आई आपकी, कैसे फिर अर्बन, फिर कैसे स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग पता नहीं लगा पाएंगे। समझ में आ गया। तो ये जो भी हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं ना उनसे हम लोग सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक ट्रेंड्स, कल्चरल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो है सीख पाते हैं, ठीक है। फिर आपका करंट गैप्स, तो अब तक आपका 200 से ज़्यादा हिस्टोरिकल साइट्स जो है वो एग्जैक्टिवेट हो चुकी हैं। कितनी हो चुकी हैं? 200 से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन उनका अभी भी सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल ट्रेंड जो है ना उसका कॉन्टेक्स्ट हम लोग अभी तक ठीक से स्टडी नहीं कर पाए हैं, मतलब ठीक से हम लोग समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। अभी ज़्यादातर फोकस सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट और कुछ ब्राह्मणिकल साइट्स पर है। तो बेसिकली आपका जो रिलीजियस हिस्ट्री है ना उन चीज़ों को हाईलाइट करने में थोड़ा ज़्यादा ध्यान है, जो आपके सोशल और इकोनॉमिक लिंक है ना उन पे ध्यान थोड़ा सा कम है। समझ में आ गया। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे टेक अवे। तो बेसिकली बात यहाँ पे ये है, अगर हम चाहते हैं कि हम लोग प्रॉपर एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री को स्टडी करें तो उसके लिए हमें एक तो आर्कियोलॉजिकल डेटा, समझ में आ गया, प्री हिस्टोरिक से लेके हिस्टोरिकल टाइम तक का, एंड देन आपका कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल ट्रेंड्स, इनको स्टडी करना ज़रूरी है। और जो भी रिलीजियस हिस्ट्री है ना सिर्फ उसी पे फोकस नहीं करना हमको, लाइक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हो गए या फिर कोई भी आपके टेम्पल्स, आर्किटेक्चर हो गए, इनसे हटके भी हमें चीज़ें थोड़ी सी पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, तब जाके हम लोग एक्चुअल में रियल सोसाइटी जो है वो बता सकते हैं कि इस टाइम की रही होगी एंशिएंट हिस्ट्री में। समझ में आया। फिर आ जाओ इंटीग्रेटिंग टेक्स्ट एंड आर्कियोलॉजी इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो अब तक एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ना लिटरेरी सोर्सेज, चाहे आपके फॉरेन अकाउंट्स हो गए, चाहे आपके इंडिजीनियस टेक्स्ट हो गए, उन पर हेविली डिपेंडेंट रही है, ठीक है। कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस वगैरह भी यूज़ किए गए, लेकिन उनका रोल जो है काफ़ी लिमिटेड रहा है, टेक्स्ट को ज़्यादा वेटेज मिला है। तो ये आपका ट्रेडिशनल अप्रोच रहा है हमेशा से, ठीक है। अब जो ज़रूरत है ना, अब नए मेथड की ज़रूरत है, राइट। अब ज़रूरत है कि टेक्स्ट को आप लोग क्रिटिकल अप्रोच से देखो, ठीक है। डेट्स को वेरीफाई करो, कंटेंट्स को आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ ना आप कंपेयर करो। समझ में आ गया। क्योंकि टेक्स्ट कभी कभी एग्जैजरेट या माइथोलॉजिकल हो सकते हैं और एग्जैक्टिवेशन के जो रिजल्ट्स हैं ना उनको कॉन्ट्राडिक्ट भी कर देते हैं। समझ में आ गया। तो इसलिए ज़रूरी है। इसके बाद आ जाओ रोल ऑफ आर्कियोलॉजी। तो बेसिकली इनिशियली ना आर्कियोलॉजिस्ट टेक्स्ट है ना
इंस्पायर्ड होकर एग्जैक्टिवेशन करते थे, राइट। जैसे आपके बुद्धिस्ट और ब्राह्मणिकल रेफरेंसेस के बेसिस पे उन साइट्स को खोदा जाता था, ठीक है। इससे हमें काफ़ी नई इन्फॉर्मेशन मिलती थी, लेकिन हर एग्जैक्टिवेशन ने टेक्स्ट को कंफर्म नहीं किया। ऐसा नहीं है कि आप किसी टेम्पल के बारे में फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आपने उस टेम्पल की एग्जैक्टिवेशन की, उस साइट की, आपको ज़रूरी नहीं है जो चीज़ लिखी हुई है वही चीज़ मिली है, समझ में आ गया। तो अब रिकमेंडेशन ये है कि आप क्या करो ना, टेक्स्ट को आर्कियोलॉजिकल कंटेंट में पढ़ो, ठीक है। सिर्फ रिलीजियस या पॉलिटिकल एस्पेक्ट में नहीं, बल्कि सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल एस्पेक्ट को भी कनेक्ट करके, इन चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करके एंड देन आप किसी कंक्लूजन पे आओ, समझ में आ गया। तो बेसिकली आपका जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है ना, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए सिर्फ टेक्स्ट पर डिपेंडेंट नहीं होना हमको, बल्कि आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो है उनको टेक्स्ट के साथ इंटीग्रेट करके ही सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल ट्रेंड्स को प्रॉपरली समझा जा सकता है, समझ में आ गया। इसके बाद आ जाओ स्पेसिफिक कोरिलेशन। तो बेसिकली आपका आर्कियोलॉजी और टेक्स्ट का कोरिलेशन हमें एंशिएंट हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखने को मिलता है। तो देखो, पहले ऋग्वेदा की बात करते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेदा की एज को समझने के लिए ना हमें गंधारा ग्रेव कल्चर को स्टडी करना पड़ता है, ठीक है, जो आपका कुछ सेकेंड मिलेनियम बीसी के आसपास लिखा गया था, ठीक है। अब इसके जो फीचर्स है ना, जैसे इसमें हॉर्स का यूज हुआ है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैदिक टेक्स्ट में हॉर्स का जिक्र है, ठीक है। फिर आपका क्रेमेशन प्रैक्टिस ऋग्वेदिक फ्यूनरी कस्टम्स जो है ना उससे मैच करता है आपका क्रीमेशन प्रैक्टिस, समझ में आ गया। तो मतलब आपका ऋग्वेदिक सोसाइटी और गंधारा ग्रेव कल्चर जो है ना उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को लिंक करना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर आ जाओ आप लेटर वैदिक एज में। तो लेटर वैदिक टेक्स्ट को समझने के लिए ना हमें जो ये पेंटेड ग्रेववेयर PGW, ठीक है, और इसके अलावा भी जो हमें आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिले उनके साथ हमें कोरिलेट करना पड़ेगा इसको समझने के लिए। तो PGW क्या है? ये पेंटेड ग्रेववेयर, ये एक टाइप का आपका पॉटरी है जो नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादातर यूज होता था लेटर वैदिक एज में, समझ में आ गया। फिर आपका अर्ली पाली टेक्स्ट। तो अर्ली बुद्धिस्ट पाली टेक्स्ट जो है ना उनको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इस कल्चर से कनेक्ट करना चाहिए हमको, क्योंकि ये जो है ना आपका ये बेसिकली एक रिफाइंड पॉटरी स्टाइल है जो अर्बनाइजेशन, ट्रेड और मॉडर्न एज से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट प्लस आर्कियोलॉजी मिलके अर्ली हिस्टोरिक इंडिया का इकोनॉमिक और कल्चरल पिक्चर जो है ना ये एक साथ दे देते हैं हमको, ठीक है। फिर आ जाओ इधर आपका संगम टेक्स्ट। तो तमिल संगम लिटरेचर जो है उसके इंस्क्रिप्शंस प्लस मेगालिथिक आर्कियोलॉजी, उससे कोरिलेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेगालिथिक बरियल्स हो गए, आपके वेपन्स हो गए, पॉटरी हो गए, ये सब संगम टेक्स्ट में डिस्क्राइब्ड वॉरियर कल्चर और सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं, समझ में आ गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाओ, तो बेसिकली आपका अगर आप मॉडर्न तरीके से हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, एंशिएंट हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, तो ज़रूरी है कि लिटरेरी सोर्सेज को आप आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ कंबाइन करके, इंटीग्रेट करके हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करो, पढ़ो उसको पहले तो, ठीक है। फिर एक क्रिटिकल असेसमेंट करना ज़रूरी है ताकि हम इंपॉर्टेंट डेट्स का और एग्जैक्ट डेट्स का पता लगा सके और एग्जैक्ट कंटेंट का पता लगा सके, ठीक है। फिर कोरिलेट करके पढ़ना जरूरी है इन सब चीज़ों को, समझ में आ गया। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे आर्कियोलॉजी वर्सेस पुरानिक एंड एपिक ट्रेडिशंस। तो बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री को समझने के लिए हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो है ही, उसको टेक्सचुअल ट्रेडिशंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है देनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपका इंपॉर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजी, ठीक है। तो जो भी आपकी ये पुरानिक फैमिली है ना, पुरानिक फैमिली का मतलब ये पुराण में जो आपका पूरा राजवंश, राजा के जो वंश है, उनकी जो फैमिली ट्रीज दी हुई है ना वो उतने रिलायबल नहीं है, समझ में आया। इसलिए हिस्ट्री लिखते वक्त आर्कियोलॉजी को उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमको देनी चाहिए। क्लियर है ये चीज़। एग्जैक्टिवेशंस जो है ना ये हमको कॉन्क्रीट डेटा बताते हैं, सेटलमेंट्स का, क्रोनोलॉजी का एंड मटीरियल कल्चर का, इसीलिए हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए रिटन टेक्स्ट के मुकाबले, ठीक है। अब ये आपका यहाँ से सेकेंड पॉइंट है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ एग्जांपल्स ऑफ। अब हाँ बात सुनो, अब जो मैंने आपको बताया कि आर्कियोलॉजी को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए रिटन एविडेंस के कंपैरिजन में, उसका एग्जांपल यहाँ पे देखो। तो जो हम लोगों को पुराण के बेसिस पे जो आइडिया मिला है ना वो ये आइडिया मिला है कि जो राम जी थे उनकी अयोध्या जो थी ना वो 2000 BC के आसपास थी, राइट। लेकिन अयोध्या की एग्जैक्टिवेशन जब की ना तो उसमें से उस पीरियड का कोई सेटलमेंट एविडेंस हमको नहीं मिला। मतलब टेक्स्ट और ग्राउंड रियलिटी जो है ना दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, समझ में आ गया। तो इस वजह से इसके बाद आ जाओ कृष्ण जी की मथुरा। तो आपको पता है महाभारत में कृष्ण जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, राइट। तो उनकी जो जन्मभूमि है मथुरा,
उनको उनसे जोड़ा जाता है कि मथुरा उनकी जन्मभूमि है। लेकिन जब हिस्टोरियंस ने मथुरा की एग्जैक्टिवेशन की ना और उसके इंस्क्रिप्शंस या मूर्तिज वगैरह देखे, तो सबसे पुराना एग्जैक्टिवेशन एविडेंस जो हमको मिला है ना, वो मिला है 200 BC से लेके 300 AD के बीच का, ठीक है। मतलब उसके पहले का कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ जैसे उनका नाम लिखा हुआ या उनकी मूर्ति वगैरह हमको नहीं मिलती है, ठीक है। कहने का मतलब ये आपका, जैसे हम महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता लगता है ना कृष्ण जी हैं, राइट, उन्होंने पूरा वो वॉर था, वो पूरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया, ठीक है। लेकिन जब एग्जैक्टिवेशन किया तब हमें ये पता लगा जो एक्चुअल डेट है ना कृष्ण जी की मथुरा की, वो महाभारत के कई टाइम बाद का हमको प्रूफ मिला है, ठीक है। तो ऐसा कोई हमें प्रूफ नहीं मिलता है कि महाभारत के टाइम वो थे, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर इसके बाद आ जाओ महावीरा एंड बुद्ध के बारे में। तो आपके महावीरा और बुद्ध जो है ना, उनको टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन के बेस पर ना 6th सेंचुरी BC का माना जाता है, ठीक है। लेकिन जिन शहरों को, जैसे आपका राजगृह हो गया, वैशाली हो गया, जिन शहरों को उन्होंने विजिट किया था ना, उनके रिमेन्स हमें 400 BC से पहले के नहीं मिलते हैं। मतलब इनकी जो एग्जैक्ट डेटिंग है ना, वो भी अभी थोड़ा क्रिटिकल है, तो उसको भी हमें करना ज़रूरी है, ठीक है। ये भी अभी कंफर्म्ड नहीं है। इसके बाद आ जाओ इम्प्लीकेशंस फॉर द एपिक एज। तो बेसिकली आपका जो रामायण और महाभारत हम लोग पढ़ते हैं ना, उनको हम लोग प्रिसाइज एपिक एज नहीं बोल सकते क्योंकि उनकी भी डेट डिफाइन नहीं है, ठीक है। इसके बाद मल्टीपल स्टेजेस हमें देखने को मिले इवोल्यूशन में, किसी एक सिंगल पीरियड में नहीं, ठीक है। मल्टीपल स्टेजेस हैं इवोल्यूशन के, लेकिन ये सारे ही किसी एक सिंगल पीरियड को बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। फिर आपका जो एग्जैक्टिवेशन है एंड आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ है, अगर हम इनको एक साथ मिलकर हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ सोर्सेज। तो बेसिकली एंशियंट इंडियन हिस्ट्री लिखते वक्त आर्कियोलॉजी, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं कंपेयर टू आपके टेक्स्ट, क्योंकि उनमें हमें मिथ या एग्जैजरेशन वगैरह देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो वही है यहाँ पे मोस्ट रिलायबल सोर्सेज कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आर्कियोलॉजी है। आर्कियोलॉजी, इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं क्रोनोलॉजी के हिसाब से, और इनमें हमें कोई भी किसी भी तरीके का एग्जैजरेशन वगैरह नहीं देखने को मिलता है। तो ये एक तरीके के कॉन्क्रीट एविडेंस माने जाते हैं सोसाइटी, इकोनॉमी एंड मटेरियल कल्चर को लेके, ठीक है। देन आ जाओ एक्सेप्शंस अमंग टेक्स्ट। अब हमें टेक्स्ट में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो देखने को मिलते हैं, जैसे ग्रामेटिकल वर्क्स ऑफ पनीनी एंड पतंजलि, इनमें फिक्स्ड डेट लिखा हुआ है इन दोनों के काम में, और इनमें हमें ज़्यादा मिथ या लेजेंड्स वगैरह देखने को नहीं मिलते। तो इन टेक्स्ट को ना हमें इक्वली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जितनी इंपॉर्टेंस हम लोग कॉइन्स को, इंस्क्रिप्शंस को एंड एग्जैक्टिवेशंस को देते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ एक्सेप्शंस हैं टेक्स्ट के। तो बेसिकली अगर आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो तो आप प्राइमरी सोर्स आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को दो, इंस्क्रिप्शंस को दो, कॉइन्स को दो, एंड सेकेंडरी आप दो जो भी आप काम सिलेक्ट करते हो, जो भी लिटरेरी सोर्स पे आप डिपेंडेंट रहना चाहते हो उनको, ठीक है। फिर आ जाओ हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। अब ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं, कॉइन्स हैं, इतनी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, सिर्फ रूलर्स जो होते थे ना, जैसे इंडो ग्रीक्स हो गए, शाका, सतवाहनास, कुशानास, उन्हीं की हिस्ट्री के लिए नहीं, बल्कि आप ट्रेड जान सकते हो, अर्बन लाइफ जान सकते हो, इकोनॉमी किस तरीके की थी वो आप कॉइन का मटेरियल देख के पता लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर सबसे पहले हम इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो भले इंस्क्रिप्शंस में हम ऐसा समझ सकते हैं, चलो मान लेते हैं कि एग्जैजरेट करके किसी राजा के अचीवमेंट्स के बारे में लिखा होगा, ठीक है, लेकिन वो फिर भी पुराण से आपके मोस्ट ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स जो है माने जाते हैं, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस हमें पता है अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं जिनमें हमें मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पता लगता है। सिमिलरली हमको और जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनसे समुद्रगुप्ता की विक्ट्रीज के बारे में पता लगता है। तो ये था आपका। इसके बाद है यूजेस ऑफ इंस्क्रिप्शंस बियॉन्ड पॉलिटिक्स। अब कई बार ऐसा माना जाता है कि इंस्क्रिप्शंस है ना वो आपके मेनली पॉलिटिकल हिस्ट्री को दर्शाते हैं, ठीक है, लेकिन बियॉन्ड पॉलिटिक्स भी इंस्क्रिप्शंस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। जैसे कि ये आपके उस पीरियड को, उस कॉन्क्वेस्ट राजा ने क्या क्या कॉन्क्वेस्ट किया था, कितना उनका एक्सटेंट था, कितनी दूर तक वो रूल करते थे, कौन कौन सी टेरिटरी उनके अंदर थी, ये सारी चीज़ें हमें पता लगती है, ठीक है। साथ ही उस टाइम में किस तरीके की पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कौन सा रिलीजन वहाँ फॉलो होता था, ये सब कुछ हमें इंस्क्रिप्शंस देख के पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था राजा जो लैंड ग्रांट करते थे, जैसे किसी चैरिटी में, मंदिर में, डोनेशंस के लिए, कैसे भी, तो वो भी इंस्क्रिप्शंस पे लिखे जाते थे, तो हमें वो भी पता लग जाता है इससे। फिर आपके कॉइन्स की बात करें तो कॉइन्स सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि डायनेस्टीज़ को ही बताएं, बल्कि ट्रेड को, कॉमर्स को, अर्बन लाइफ को, इन सभी चीज़ को कॉइन्स के मटेरियल से ही हम लोग पता लगा सकते थे कि अच्छा हाँ इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा, ऐसी इकोनॉमी रही होगी कॉइन देख के, ठीक है। तो बेसिकली आपके इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स जो है ना, इनका मल्टीपर्पज़ यूज़ हम लोग कर सकते हैं अगर हम इनको स्टडी करें अच्छे से, तो ये हमारे लिए बहुत बेस्ट हिस्टोरिकल प्रूफ जो है साबित हो सकते हैं, ठीक है।
इधर आ जाओ, इधर की प्रिंसिपल्स फॉर हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन। अब जब भी हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहला तो है कलेक्शन ऑफ सोर्सेज। तो बेसिकली जब भी मैं किसी एक राजा के बारे में पढ़ रही हूँ, मैंने एक बुक पढ़ ली कोई लिटरेरी सोर्स और उनसे मुझे पता लग गया, तो मुझे अपने सोर्सेज को लिमिटेड नहीं रखना चाहिए कि खाली बुक पढ़ के हाँ इस बुक में जो लिखा है सब सही हो गया, बल्कि हमें कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजी, इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए जब भी हम किसी के बारे में पढ़ रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। नाउ इसके बाद है आपका मोस्ट रिलायबल सोर्स कौन से हैं, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी। इसके बाद लेस रिलायबल कौन से हैं आपके, माइथोलॉजीज, एपिक्स एंड पुराण्स, ठीक है। फिर इधर आ जाओ रोल ऑफ माइथोलॉजी। अब एंशिएंट हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में माइथोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहला तो है माइथोलॉजी से हमें पता लगता है कि सोशल नॉर्म्स थे, प्रिविलेजेस थे काफ़ी लोगों के पास और डिसेबिलिटीज़ भी थी, ठीक है। लेकिन माइथोलॉजिकल बुक्स में जो भी आप इवेंट्स पढ़ते हो ना, उन इवेंट्स का हमें कोई फैक्चुअल कोई ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है देखने को, ठीक है। फिर इसके अलावा भी कुछ यूजफुल इंसाइट्स है, जैसे कि हमने विलेज लाइफ के बारे में पढ़ा, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा। इनसे हमें पता लगा कि अच्छा पहले सती प्रैक्टिस होता था, पहले ये अनटचेबिलिटी था, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। आपका कंपैरेटिव स्टडी, तो बेसिकली एंशिएंट इंडिया को ना अलग और यूनिक सोचने की बजाय हमें उसको दूसरे एंशिएंट सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि इंडिया भी कुछ चीज़ें शेयर करता है बाकी एंशिएंट सिविलाइजेशंस के साथ, ठीक है। जैसे हो सकता है ट्रेड हो सकता है, कास्ट डिवीजन हो सकता है उनके जैसा, हो रिचुअल्स हो सकता है, माइग्रेशंस हो सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। फिर आपका ह्यूमन जेनेटिक्स, मॉडर्न साइंस जैसे कि आपके ह्यूमन जेनेटिक्स हो गए ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं रिसर्च में, ठीक है। तो जीन स्टडी से ना हमें समझ में आता है पहले तो एथनिक मिक्सचर, ठीक है, कि डिफरेंट टाइप के रेसेस रहे होंगे। फिर आपका पॉपुलेशन डिस्पर्सल, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह भी माइग्रेट हुए होंगे। फिर आपका कल्चरल डिसमिनेशन, इससे हमें आइडियाज़, प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता चलता है कि अच्छा ये आइडिया इधर से स्प्रेड हुआ होगा, ये टेक्नोलॉजी इस रीजन से आई होगी, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। बेसिकली आपका जब भी आप हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात कर रहे हो, तो आप सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल को, किसी एक पर्टिकुलर सोर्स को मत फॉलो करो, बल्कि मल्टीपल सोर्सेज रखो, आप क्रिटिकली इवैल्यूएट करो चीज़ों को, अपना ज़्यादा फोकस आप आर्कियोलॉजी, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, इन सब पे रखो बजाय कि मिथ पे या एग्जैजरेटेड जो चीज़ें लिखी हुई हैं उन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। साथ ही सोशल, कंपैरेटिव एंड साइंटिफिक इंसाइट्स भी रखो ताकि आप पूरी तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री को समझ पाओ। क्लियर है ये चीज़। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 4 करेंगे स्टार्ट। कैसा लगा आपको ये सेशन बताना मुझे, एंड कोई डाउट है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको ये जीएस के नोट परचेज करने हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा परचेज करने का। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।